नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी आ चुके हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी पहुंचने वाले हैं। आज बहुत बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी की पार्टी टूट ही नहीं रही। अब सवाल टूट का नहीं रह गया है, टूट तो वो चुकी है। क्या ममता बनर्जी के पास अब उनकी पार्टी बचेगी भी नहीं, ये असली सवाल हो गया है। मतलब जो 4 साल पहले आपने महाराष्ट्र में होते हुए देखा था, जिस तरीके से शिवसेना उद्धव ठाकरे के पांव तले से खींच के लेकर एकनाथ शिंदे चले गए, क्या वो बंगाल में होने जा रहा है? क्या बंगाल में वो होगा जो अभी तक अकल्पनीय था? जून 2022 में जो हाल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी का हुआ था, क्या जून 2026 में वही सेम हाल बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के साथ होने जा रहा है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? एकनाथ शिंदे बगावत करके उद्धव से असली शिवसेना छीन करके ले गए थे, उसी तरीके की स्क्रिप्ट बंगाल में लिखी जानी शुरू हो चुकी है। ममता बनर्जी की पार्टी में बहुत बड़ी टूट, टीएमसी में बहुत बड़ी बगावत हो चुकी है। अब ये सारी बातें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि बंगाल चुनाव में हार के बाद टीएमसी में ऑल इज वेल नहीं है। और इसकी पूरी क्रोनोलॉजी आपको बता दें। पहले 100 से ज्यादा टीएमसी पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए, फिर फालता में टीएमसी के कैंडिडेट का चुनाव लड़ने से इनकार करना, ममता बनर्जी की विधायकों की बैठक में 80 में से 60 विधायकों का ना आना, और अब असंतुष्ट और निष्कासित टीएमसी नेताओं का गुपचुप बैठक करना। जी हां, यह बड़ी खबर है कि कल ममता बनर्जी ने जिन 2 विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया था, ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा, इन्होंने कल रात को 50 से ज्यादा असंतुष्ट विधायकों के साथ एक विधायक हॉस्टल में बैठक की है, जिसकी चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। और आप सोचें कि इसके अंदर माना जा रहा है 4 दर्जन के करीब विधायक पहुंचे थे जो ममता बनर्जी की बैठक में नहीं गए, लेकिन इन 2 निष्कासित विधायकों की बैठक में गए। तो क्या अब यह भी असली तृणमूल के नाम पर अपनी पार्टी का सिंबल, पार्टी का नाम, यह ममता बनर्जी से लेने की कोशिश करेंगे? क्या उस हद तक बात पहुंच चुकी है? ये सारी बातें आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये सब हुआ क्यों है? क्यों ममता बनर्जी के सामने भी ये विधायक नहीं जाना चाहते? इनकी अभिषेक बनर्जी से क्या नाराजगी है? क्या अभिषेक बनर्जी ही वजह है पार्टी दोफाड़ होने के पीछे? ये सारी बातें आज आपके सामने हम करेंगे। और आपको सबसे पहले बता देते हैं कि जो ये विधायक गए हैं, इनका कहना क्या है। पहले तो आप देखिए, एक इनके प्रवक्ता थे जिन्होंने चुनाव के नतीजों में टीएमसी की हार के बाद, टीएमसी के प्रवक्ता थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सबसे पहले पार्टी छोड़ी थी और बीजेपी के समर्थन में बातें करने लग गए थे। यही इस वक्त ये खबर दे रहे हैं कि हां, सारे असंतुष्ट विधायक वो एक साथ जाकर के ये क्लेम करेंगे कि हम असली टीएमसी हैं। मेरे पास ये खबर आया कि, और कुणाल घोष जी जो तृणमूल के विधायक है, उन्होंने भी प्रेस में बोला ये कि ऋतुव्रत बंदोपाध्याय के नेतृत्व में दोपहर को करीब 50 तृणमूल कांग्रेस के विधायकों का रूबी के पास एक होटल में मीटिंग हुआ, फोन पे भी बात हुआ, और शाम को एमएलए हॉस्टल में भी बहुत एमएलए के साथ मीटिंग किया है। और आज शायद ये दोपहर को 1 या 2 बजे ये सारे एकजुट होके विधानसभा के स्पीकर के पास जा रहे हैं और ये 3 मेन मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं। पहला, हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ है, हम ही असली तृणमूल है। दूसरा चीज कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं तो नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं। और तीसरा, हम लोग के पास 2/3 मेजोरिटी है तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है। पर मैं 2 बहुत बड़ी बातें कहना चाहता हूं। पहला बात, जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को लेना पड़ेगा। जिन जिन लोगों को अभिषेक बनर्जी हाथ पकड़ के इस पार्टी में लेके आया है, ये सब ने पार्टी का पीछे छुरा घोपा है, अभिषेक बनर्जी के पीछे छुरा घोपा है। और तृणमूल कांग्रेस के नेत्री ममता बनर्जी जी को भी एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि 2 चीजें वो समझ नहीं पाए। प्रभु राम ने जब रावण का वध किया था तब एक विभीषण था। ममता बनर्जी जैसे इतने बड़े पॉलिटिशियन, उनके पार्टी में 50 विभीषण है, उनको पता नहीं चला। अब ये रिजू दत्ता, ये कोई विधायक नहीं है, ये आप पार्टी के कोई सदस्य भी नहीं है। इनकी बात पर यकीन क्यों किया जाए? क्योंकि ये वो बात बता रहे हैं जो ऑलरेडी खबर है, जो पहले से मालूम था, ये केवल उसको कंफर्म कर रहे हैं। और आपने देखा, इन्होंने खुद कहा कि महाराष्ट्र मॉडल बंगाल में चल रहा है। और ये असंतुष्ट विधायक स्पीकर के पास जाएंगे, और आज कहा दोपहर में जाएंगे और वहां जाकर क्लेम करेंगे कि असली पार्टी हम हैं, तो पार्टी का नाम हमारा, पार्टी का सिंबल हमारा, लीडर ऑफ अपोजिशन हमारा। और ये सब लीडर ऑफ अपोजिशन के नाम पे जो रेजोल्यूशन पास किया गया विधायक दल की बैठक में, ऐसा दावा किया गया था टीएमसी की तरफ से, उसमें फर्जीवाड़ा हुआ।
जो विधायक थे नहीं उनके भी फर्जी दस्तखत कर दिए गए, फ्रॉड किया गया। यही शिकायत टीएमसी के विधायकों ने स्पीकर से की थी, जिसके बाद उनको निष्कासित किया गया और वहीं से ये सारा सिलसिला, ये सारा ड्रामा जो है वो शुरू हुआ है। अब मैं आपको इस खबर का एक और प्रूफ दिखा देता हूं। कुणाल घोष पार्टी के अभी भी प्रवक्ता हैं और ये तो माने जाते हैं कि अभिषेक बनर्जी के गुट के हैं, क्योंकि ये गुट की बात हो गई है। ये हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़कर अपने विधायकों से अपील कर रहे हैं कि मत भूलिए, आप इंडिपेंडेंट नहीं जीते हैं, आप ममता बनर्जी के नाम पे जीते हैं, आप तृणमूल के सिंबल पे जीते हैं और मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करता हूं कि पार्टी के साथ इस बुरे वक्त में खड़े रहिए। सुनिए जरा। আমি বাকি বিধায়কদের হাত জোড় করে অনুরোধ করব, যারা এই ঋতব্রতর পাল্লায় পড়ছেন, আমার একটা অনুরোধ, আমরা কেউ নির্দল জিতে আসিনি, আমরা জিতে এসেছি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে। তৃণমূল কংগ্রেসের দলের প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ব্যবহার করে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যারা ভোট দিয়েছেন সেই ভোট আমরা পেয়ে বিধানসভায় এসেছি। দম থাকলে নির্দল হয়ে আলাদা নিজেরা জিতে এসে তারপর আমরা সব করতাম। तो देखा आपने, वो तो नाम लेके कह रहे हैं कि ऋतुव्रत बनर्जी की पार्टी में मत जाओ, तो ममता के साथ खड़े रहो। मतलब अब मामला हाथ से निकल चुका है। प्रोफेसर साहब भी आगे, सर स्वागत है आपका। त्रिपाठी जी, कोई शक रह गया है क्या कि पार्टी भी जा रही है ममता जी के हाथ से? नहीं, ममता जी अब मुझे लगता है कि स्वयं से उसी अवस्था में चली जाएं और उनको फ़ोन करना चाहिए। सबसे पहले तुरंत मातोश्री में फ़ोन करना चाहिए, तो उससे सहूलियत ये होगी कि आगे के लिए क्या कुछ करना है, कैसे बचे रहेंगे, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और चूंकि ममता बनर्जी जिस तरह की राजनीति कर रही थी, शिवसेना के पास तो फिर भी था कि एक बड़ा स्ट्रांग कैडर बेस था। ममता जी के पास कोई कैडर बेस नहीं है, कोई आइडियोलॉजिकल कैडर बेस नहीं। तो दोनों में ये भी एक फर्क है, क्योंकि वहां तो बहुत आइडियोलॉजिकल कैडर बेस था, वो तो पार्टी खत्म हो जाएगी ऐसा कोई नहीं कह रहा था, लेकिन यहां तो पार्टी खत्म हो जाएगी ये लगभग तय दिख रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि अभी भी अगर आप देखें, क्या ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी अपने उस पायदान से नीचे उतरकर, उस सिंहासन से, उस कुर्सी से नीचे उतरकर अपने विधायकों सांसदों से मिल पा रहे हैं? क्या उनके पास एक भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपने 80 विधायक हैं उनसे संपर्क करके बात कर पाए? किसी विधायक से ममता बनर्जी की फोन पर बातचीत नहीं हो पा रही, यह ज्यादा बड़ी चिंता की बात है। अभिषेक बनर्जी से किसी का कोई कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, यह ज्यादा बड़ी चिंता की बात है। और जाहिर है, अगर 80 में से 60 विधायक उनसे बात नहीं करना चाहते हैं तो कोई तो रणनीति वो बनाएंगे। अगर जिस पार्टी में रहना चाहते तो उसके नेता को, उसके अध्यक्ष को, उसके महासचिव को उसका फोन इग्नोर करना वो तो संभव नहीं था। तो इसमें अब कोई भ्रम नहीं दिख रहा है और ये शायद परिणति है जो वो करते हैं। मैं तो अब नाराजगी की बात तो क्या ही करें, इससे ज्यादा क्या बताएगा कोई। और बाकी जो और विधायक है जिनका नाम लिया जा रहा है, उनकी बात भी सुना रिजू दत्ता जी के बारे में एक लाइन में कहूं, कमाल के कलाकार व्यक्ति हैं। क्या पलटे हैं? कमाल के कलाकार व्यक्ति हैं। जो आदमी भाजपा का झंडा उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा था तृणमूल की सरकार रहते तक, अब वो कह रहा है कि तृणमूल का झंडा बचेगा ही। देखिए, अब इसमें कोई शक नहीं कि ममता जी के ज्यादातर विधायक उनके साथ नहीं है, लेकिन सवाल यह, क्या वो काम करेंगे जो ये अभी व्यक्ति सज्जन ये क्लेम कर रहे थे कि ये जाएं स्पीकर के पास और कहें कि हम असली शिवसेना, हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं और हमको सिंबल मिले, लीडर ऑफ अपोजिशन भी हम जो चुन के देंगे उसको बनाया जाना चाहिए? क्या उस हद तक आपको मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है सर? मैं तो केवल इसी में केवल आशंका था कि क्या वो विपक्ष के नेता बनने के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। मूल प्रश्न ये है, क्या तृणमूल कांग्रेस टूटकर एक नई पार्टी बने और वो विपक्ष की पार्टी के तौर पर खड़ी हो भारतीय जनता पार्टी सरकार के, इसके लिए ये सारी टूट हो रही है? एक सवाल है, गंभीर सवाल है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। पार्टी में टूट तो अब दिखाई दे रही है, पार्टी की टूट तो जिस दिन नतीजे आए थे उस दिन दिख गई थी। और रिजू दत्ता साहब तो सबसे पहले आए थे, उन्होंने पहले ही माफ़ी मांग ली थी जो गलतियाँ की, जो नहीं की उन सब के लिए भी। तो वो तो खैर अलग है, वो अभी प्रवक्ता हैं खाली, लेकिन विधायक जा रहे हैं, टूट रहे हैं। और ममता जी की स्थिति अब मुझे नहीं लग रहा कि ऐसी है इस भगदड़ में कि वो कुछ रोक पाएंगी। जितने लोगों, स्ट्रेट सवाल है, क्या ममता जी से पार्टी छीनी जा रही है? अब ये बिल्कुल लग रहा है ऐसा कि वहां पर पहुंच गए आप, जिसलिए आपको बार बार उद्धव ठाकरे और शिवसेना याद आ रही है। रेफरेंस भी आपके दिमाग में वो चल रहा है, क्योंकि उस स्थिति में हमको नहीं लग रहा था कि कुछ लोग टूट जाएंगे और पार्टी में से अलग होकर विधायक बन जाएंगे। लेकिन देखिए, जो खबर मुझे मिल रही है, एमपीज, बहुत सारे एमपीज
जाने वाले हैं, राज्यसभा के एमपी जाने वाले हैं, विधान लोकसभा के जाने वाले हैं, तो फिर पार्टी बचेगी क्या? राज्यसभा के चले जाए, लोकसभा के चले जाए, और विधायक तो जा ही रहे हैं 80 में से 50। एकनाथ शिंदे वाला मकाम उससे भी हो गया। बड़ा हो गया ये, उससे बड़ा है, उससे बड़ा लग रहा है मुझे उससे बड़ा लग रहा है कि ये तो पूरी की पूरी तरह से खत्म हो गया। मैं कह रहा हूँ कि हम लोग ये क्यों कहें, पार्टी छीनी जा रही है या पार्टी छिटक गई है? चलिए अब जैसे वो कहिए। कोई भी शब्द का तो कोई जैसे नहीं कह कर रहा हूं, सकते नहीं, नैरेटिव का नहीं, मतलब पार्टी मैं- अभी उनके सर, पास सर, है सर, ना। एक सेकंड, अभी आप कह रहे थे मैं उनकी अभी दुकान है। आपको छीनी देखिए की कल छिटक गई। दो लोग कल निष्कासित किए गए, ऋतुव्रत बैनर्जी और संदीपन शाह, ये दोनों विधायक हैं। ऋतुव्रत बैनर्जी पूर्व सांसद भी हैं, उनकी बात भी अभी आपको मैं सुनाता हूं। लेकिन क्या इनका उतना बड़ा कद है? क्या ये कोई एकनाथ शिंदे है? एकनाथ शिंदे तो पार्टी चलाते थे उद्धव ठाकरे के लिए, एकनाथ शिंदे के साथ जाना लोगों का समझ में आता। समझ में आता। इनका वो ना बेस है ना स्टैचर है, तब भी और फिर भी लोग इनकी बैठक में गए। ये तब और मुझे एक बार समीर जी बता दें सर, रात में हुआ क्या है? सर एक दो चीजें मैं पहले का जिक्र कर दूं कि उसको एकनाथ शिंदे की ट्वीट से ममता बनर्जी की ट्वीट को तुलना करना ठीक नहीं है। एकनाथ शिंदे सरकार में थे, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। एकनाथ शिंदे के कारण भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटी। उस समय भारतीय जनता पार्टी को जरूरत थी एकनाथ शिंदे के टूटने का, कि ये टूटेगा तो हम सत्ता में लौटेंगे। और ममता बनर्जी को किसी पार्टी सिंबल की जरूरत है क्या? ममता बनर्जी के नाम पर पार्टी को वोट मिलते हैं। ऐसा नहीं कि पार्टी अगर ले ली तो ममता बनर्जी खत्म हो जाएगी। एक उद्धव ठाकरे की पार्टी आपने ले ली, उद्धव ठाकरे ने लोकसभा में 9 सांसद जीत लिए, बीएमसी के अंदर उनके 70 कॉर्पोरेटर जीत कर आए, विधानसभा में अपने 20 उन्होंने जीते। तो पार्टी की आइडियोलॉजी जिनके साथ जो जुड़ी हुई है उसके साथ जुड़ी रहेगी। ऋतुम्बरा बनर्जी हो या दूसरा हो, उनको बंगाल के अंदर वो कद नहीं है कि वो ममता बनर्जी के समानांतर खड़े होकर तो क्लेम कर रहे हैं हम जाएंगे स्पीकर के पास। 50 एमएलए आपके साथ है ना, लेकिन चुनाव में वोट क्या ऋतुम्बरा को पूरे प्रदेश में जब मिलेंगे? चुनाव आए तो आज आप- आज- बात ही खत्म। आप आप चुनाव- कहाँ की आज बात की मैं कर बात कर रहा हूं ना, अभी की बात। अभी की बात। अभी 50 एमएलए जाकर जाएंगे, वो ये बात कह देंगे कि हमें अलग गुट बना के मान्यता दे दी जाए। अलग गुट के स्पीकर मान्यता दे सकता है। स्पीकर ये तय नहीं कर सकता कि पार्टी किसकी है। स्पीकर ये तय करेगा कि अलग गुट बना देगा 50 लोगों ये का, दो जो और निष्कासित विपक्ष का नेता ये दो जो निष्कासित विधायक हैं टीएमसी के, इनके साथ रिक्वायर्ड नंबर है। निश्चित रूप से है। और ये जिसे चाहेंगे विपक्ष का नेता बना देंगे। यह लिख कर देंगे कि ऋतुम्बरा बनर्जी हमारे विपक्ष की नेता है, तो उसे विपक्ष के नेता की मान्यता स्पीकर देगा। क्योंकि नाम उसके भी पास तय है टूटा- ऋतुम्बरा बनर्जी। दे दिया लेटर जाके स्पीकर से, वो मिलकर आ गया और बता दिया कि ऋतुम्बरा बनर्जी हमारे लीडर है, और उसको मुझे लगता है मान्यता मिलेगी विपक्ष के सिंबल नेता और की। पार्टी क्लेम करेंगे ये? अभी नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ विधायक के आधार पर तय नहीं होगा। अब इनकी अगली कोशिश ये होगी कि जो सांसद है 29 सांसद, उसमें से ज्यादा कम से कम ऋतुव्रत नाम है 17 शायद। ऋतुव्रत बनर्जी। ऋतुव्रत बनर्जी है। अब ये कोशिश करेंगे जो इनके 29 सांसद है उसमें से कम 17 सांसद टूटे, राज्यसभा के इनके जो 13 सांसद है उसमें से कम 7 सांसद टूटे, और उसके अलावा पार्टी का टूट हो, जो पार्टी का जो संगठन है, पार्लियामेंट की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होगी, इनका जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी, उसके अंदर भी टूट हो। उसके बाद ये पार्टी की तरफ बढ़ेंगे। पहली लड़ाई उन्होंने जीत ली है, तो second 50 step ये बढ़ उसी तरफ रहे। निश्चित रूप से बढ़ रहा है। खबर यह भी आ रही है कि कम से कम 9 सांसद आउट ऑफ रीच हो गए ममता बनर्जी के। कल से ममता बनर्जी के 9 सांसदों की बात नहीं हो पा रही है। ममता बनर्जी फोन कर रही है, अभिषेक बनर्जी फोन कर रहे हैं, 9 सांसदों के मोबाइल बंद है। अब ममता बनर्जी को तय करना है कि वो क्या रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि 9 सांसद आज या कल में 48 घंटे में कह दे कि हम टीएमसी से बाहर हो रहे हैं। मुझे तो आज किसी ने बड़ी कमाल की बात कही, यही बात जो मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई इन दोनों के साथ क्या इतने सारे लोग चले जाएंगे इन जगह भी। एकनाथ शिंदे, मैं कंपैरिजन के लिए कह रहा हूं, वो कद अगर इस पार्टी में किसी का है अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बाद, वो है बॉबी हकीम, फिरहाद हकीम, जो इस सुनामी में भी अपनी सीट जीत गए। और ममता के साथ है अभी वो। हाँ, क्या वो भी पलटेंगे? नहीं, उसका तो आ गया ना, आ गया। हाँ, 3 लोग एमएलए का आ गया कि ममता के साथ है, और वही फोन कर रहे हैं एमएलए को ममता के साथ बने रहे के। फिरहाद हकीम को जिम्मेदारी दी है, वही लगातार फोन कर रहे हैं एमएलए को जोड़ने के लिए। सर एक मिनट कल तक तो ये सब भी उन्हीं के साथ। ऋतुव्रत बनर्जी की बात सुनना ऋतुव्रत जी की एक लाइन सिर्फ बोल दूं, ये दृष्टा व्यक्ति हैं भाई, कम्युनिस्ट से तृणमूल, तृणमूल से कौन? ऋतुव्रत बनर्जी। ऋतुव्रत बनर्जी। तो ये मतलब दृष्टा है, सीनियर भविष्य आदमी को दिखता है। हाँ। नहीं, भविष्य दिखता है भाई। कम्युनिस्ट थे, फिर तृणमूल में आए, फिर यहाँ आ रहे हैं, तो यही दृष्टा है क्या, व्यक्ति हैं। यही है क्या मुख्य किरदार? किरदार तो यही किरदार वही है ना, और और मैं इसीलिए फिर कह रहा ममता हूं, जी ने उनको निकाला ना इसमें सबसे एक चीज पहले। और मैं कह दूं बाइट सुनाने से पहले, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ वहां मां कामाख्या की शरण में पहुंचे एकनाथ शिंदे जी का वो बयान याद कीजिए, हमारे पीछे कितनी बड़ी ताकत है ये पता होना चाहिए। नेता तो इन्हीं का ऋतुव्रत का सर थोड़ा सा बयान सुना करके मैं आता हूं। इन्होंने बहुत सारी बातें बोली, अब सारा तो मैं आप लंबा चौड़ा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो तो नहीं मैं सुना सकता। ऋतुव्रत बनर्जी साफ साफ कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी की वजह से पार्टी टूटी है। वो साफ कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी से मिलना भी मुमकिन नहीं था। अभिषेक बनर्जी तो छोड़िए, अभिषेक बनर्जी का पीए भी हमारा फोन नहीं उठाता था। उन्होंने कहा कि हमसे पार्टी तब नाराज हुई जब हमने फालता वाले पुष्पा की शिकायत की, चुनाव के बीच में, चुनाव के बाद नहीं। उन्होंने कहा जब उसने वो क्रेमेटोरियम वाला बयान दिया
कि यहाँ एक क्रेमेटोरियम बना दीजिए, और इसकी घोषणा अभिषेक बनर्जी ने की कि पुष्पा ने कहा है एक इलेक्ट्रिक शवदाह बना दीजिए, 4 महीने के बाद बहुत लोगों का दिल का दौरा पड़ेगा, उनको क्रिमेट करना पड़ेगा। तो हमने कहा इसको पार्टी से क्यों नहीं निकालते हो, इसने ऐसा बयान दिया, तब भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने तो यहां तक क्लेम किया कि अब ये पार्टी नहीं है, ये एक कॉर्पोरेट एजेंसी है, और उनका कहना यह था ये पार्टी अब कोई लीडर नहीं चलाते, ये पार्टी आईपैक चलाती है। हमें अपनी शिकायतें पार्टी के नेताओं से नहीं, आईपैक के पास भेजा जाता है, कहा जाता है उससे जाकर अपनी कंप्लेंट करो, और वो हमको ऐसे ट्रीट करता है जैसे हम कोई सामान्य कार्यकर्ता है, हम हमारी कोई हैसियत नहीं है। आउटसाइडर सुनिए की तरह से। तीर्थव्रत बैनर्जी को। सफलता का उपचुनाव में जब पुष्पा भाग गया तो मैं असेंबली में बोला था, मैं और संदीपन दोनों ने 19 तारीख पार्टी का जो मीटिंग था उस मीटिंग में पूछे थे कि पुष्पा को क्यों नहीं एक्सपेल किया जा रहा है, क्या पुष्पा के भाई, तो बोला गया था ट्वीट देख लीजिए, अगर कोई सवाल पूछने से बोला जाएगा कि ट्वीट देख लीजिए, इसीलिए हम लोग, मैं और संदीपन दोनों, हम लोग गए नहीं थे कल का मीटिंग में, क्योंकि अगर मीटिंग में जाकर हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे, बोला जाएगा कि ट्वीट देख लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। 19 तारीख का मीटिंग में ये बोला गया कि कोई रेजोल्यूशन नहीं था, अटेंडेंस हम दे रहे थे। 6 तारीख भी कोई रेजोल्यूशन बना नहीं था। 6 तारीख एक स्टैंडिंग ओवेशन का अभिषेक बनर्जी को कांग्रेचुलेट करके एक रेजोल्यूशन लिया गया था, सर कोई रेजोल्यूशन, और कोई रेजोल्यूशन 6 तारीख था नहीं। 19 तारीख बोला गया कि 6 तारीख के डेट में साइन कीजिए। जब हम लोग साइन करने गए तो देखे ऐसे बहुत सारे नाम है, वो भी ब्लॉक लेटर्स में, जो लोग मीटिंग में ही है नहीं। फिर देख लिया, देखा नहीं मीटिंग में है नहीं। तो अभी तो सब लोगों को मालूम है कि हमारा एक एमएलए बहारुल इस्लाम, वो उस दिन कैनिंग में थे। तो ममता बनर्जी का जो तृणमूल, उससे ये तृणमूल घट गया है, ये कॉर्पोरेट एजेंसी में बदल गया था। रिपोर्टिंग भी करना पड़ता था गोदरेज वाटर साइड में। और हम लोग ये भी बोलेंगे नहीं कि आप पूछ सकते आप क्या गोदरेज वाटर साइड में जाते नहीं थे, जाते थे, क्योंकि वही तो पार्टी का ऑफिस था। एक करेक्शन कर दूं, मैं फालता वाले की पुष्पा की शिकायत कह रहे हैं चुनाव के बाद की थी, लेकिन सर क्या बता रहा है, क्या हो रहा है ममता जी के साथ? देखिए, यदि आप कहेंगे तुलना जो आप कर दिए शिंदे साहब से, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कुछ काम कर रही थी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। शिंदे जी को बाहर लाने में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, जहाँ तक हमको जानकारी मिली है बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर उनको मेहनत नहीं करनी पड़ी है। अब ये कह रहे हैं कि हमने ये बोला वो बोला, ममता बनर्जी, इनको आज थोड़े पता है। यदि ममता बनर्जी यही जीत गई होती तो इनके सारे सुर बदले हुए होते। ठीक बात, वो ठीक है कि नहीं? लेकिन सच्चाई, एक बात वो बहुत सच्चाई बोल रहे हैं, बंगाल में ममता बनर्जी और उनका भतीजा, मैं फिर बात कह रहा हूं और हमेशा बहुत कटु शब्द का प्रयोग करते रहा हूं आपके कहानी कुर्सी में, जो काम वो बंगाल की जनता के साथ कर रहे थे, डिक्टेटर की भांति, जिस दबंगई के साथ अमर्यादित व्यवहार वो जनता के साथ कर रहे थे, वही बात वो अपनी पार्टी के अंदर भी कर रहे थे। होता क्या है कि सब सत्ता का केंद्रीयकरण होता है तो उसकी हाल यही हो जाती है। अब राहुल गांधी के खिलाफ आरोप क्या था हेमंत विश्व शर्मा में? यही था ना, हमसे मिलने के लिए, उनको अपने कुत्ते से खेलने के लिए उनको समय था, लेकिन हमसे मिलने के लिए उनको समय नहीं मिलता था जी। आज राहुल गांधी जिस जगह पर आकर के खड़े हो गए हैं कि अब वो कभी कंडक्टर का एप्रन पहनते हैं, कभी हलवाई का एप्रन पहनते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर का पहन लेते हैं। उनको अब महसूस हो रहा है कि नहीं, जब हार लगती है, चोट लगती है, तब लगता है कि नहीं, हमारा जनता से संपर्क टूट गया था। यही बात आज ममता बनर्जी को, यह विद्रोह कोई ऐसे नहीं हो रहा है, यह विद्रोह वाकई उस पार्टी के अंदर पहले से था। जब होता है क्या कि जब आपका इम्यून सिस्टम शरीर का कमजोर होता है ना, तब रोग बाहर आकर के निकल जाता है। तो जब आपका ये हारने का, ये जो इम्यून सिस्टम आपका कमजोर हो गया, तो वो सारे लोग निकल करके आए कि भाई ये तो हमें बदतमीजी करता है। सही है सर, हाँ, ये फ्रस्ट्रेटेड भी थे, ये डरते भी थे, अच्छा, इन्होंने ऋतुव्रत साहब ने तो बोला, इन्होंने कहा कि पहले आपने ये सब बातें क्यों नहीं बोली, तो उन्होंने एडमिट किया कि मैं डरता था। नहीं, मैं बोलने में डरता था। आप देखिए ना, आप सौगत, किसी ने हमको, एक बहुत सांसद ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का दर्द यदि समझना चाहते हैं पार्लियामेंट्रियन के बीच में, तो आप एक बार सौगत राय से अकेले में बात कीजिए, सीनियर मोस्ट है, सीनियर मोस्ट जो है। कैसे अभिषेक बनर्जी उनसे वैसे ही बात करते थे जैसे राहुल गांधी अपने वरिष्ठ लोगों के साथ बात करते हैं। तू तड़ाके की भाषा में, अपशब्द की भाषा में। अब
देखिए, आदमी सब चीज बर्दाश्त कर लेता है, अपना अपमान बर्दाश्त करने में बहुत मुश्किल खैर जो भी हो सर, सहमति है सर, ये लोग बर्दाश्त तो करते रहे सर। कहाँ बोला इतना पाप कर्म होता रहा, इतना अपराध होता रहा, ये बूढ़े जितने वरिष्ठ सांसद थे कुछ नहीं किया सर इन्होंने। हर्षवर्धन सर जी, हार गए हैं, हर्षवर्धन इस वजह से है सर। हर्षवर्धन जी, मैंने शुरुआत में कहा अंदर से था, इम्यून सिस्टम खत्म हुआ तो ये सब फटकर, लेकिन ममता जी को समझ में प्रोफेसर आया, साहब का रोग जो था। बात है ना वो 100% सही है। इसको राष्ट्र के नाम संदेश के तौर पे देखना चाहिए सभी पार्टियों को, किसकी बात हो? कि अंदर से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तब सब फट पड़ते हैं। मतलब ये सभी के लिए कह रहे हैं वो। लेकिन ममता जी को समझ में आ रहा है, तो सदा इसलिए कल सर्वदा ममता सत्य जी है। ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ममता जी ने खुद मोर्चा संभालने का प्रयास किया। ममता जी को ने पार्टी को एकजुट करने के लिए अब सड़क पर उतरने की रणनीति बनाई है। अभी उनको शायद 2-3 बजे के करीब उनका धरना होना है, लेकिन उस धरने की परमिशन नहीं मिली है। उन्होंने कहा था कि नहीं देंगे परमिशन, नहीं मंच दोगे, नहीं माइक दोगे, मैं तो भी जाकर के अपनी बात कहूंगी। उन्होंने कहा मुझे शर्म आती है, आई एम अशेम्ड कि मैंने ऐसे लोगों को टिकट दिया जो इस हार के बाद छोड़ करके चले गए। फिर उन्होंने कहा कि पुलिस का इस्तेमाल करके मेरे विधायकों सांसदों को डराया धमकाया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी का साथ छोड़ दो, टीएमसी को छोड़ दो। सुनते हैं ममता बनर्जी की बात। You are worried, afraid of Trinamool Congress. You want to break our party. Police is threatening the MLAs if you don't join BJP or if you don't break the party, if you don't set up your own party within Trinamool Congress, just like Maharashtra, then you will be arrested. देखिए मुझे तो अभी देखना है कि अभी आज कोलकाता में क्या तमाशा होता है। ममता बनर्जी सड़क पर उतरेंगी जरूर। अभी तो वो बांसबल्ली सब उठा के ले गए थे वहां प्रशासन वाले, जहां पे इनका मंच बन रहा था। तो अगर इनको परमिशन नहीं है उसके बाद ये क्या करती हैं, और वो इनका फोटे है, मतलब सड़क पे उतर के कुछ भी कर सकती हैं। तो आज कोलकाता में क्या होगा आपसे 1-2 घंटे के बाद, इस पर हमारी नजर रहेगी, वो हम आपको दिखाएंगे। और दूसरी बात, अभिषेक बनर्जी तक पुलिस के पहुंचने के बहुत ज्यादा इम्कान बढ़ गए हैं। मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी हो सकती है। सीधा मामला उसी तरफ बढ़ रहा है। अब सीआईडी ने उनको थोड़ी मोहलत और दे दी है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये दोनों बातें त्रिपाठी जी। नहीं देखिए, ममता जी के लिए संकट बड़े हो गए हैं। और जहाँ तक अभिषेक बनर्जी का सवाल है, तो मतलब ये मेरी निजी राय है कि वो कभी नेता था ही नहीं। वो आदमी, वो तो एक ताकतवर, शक्तिशाली, संघर्षों से निकल कर आई एक शानदार नेत्री का भतीजा था, और उसको भ्रम हो गया कि मैं जो चाहूं वो करूं। और इसीलिए मैंने उस पर प्रतिक्रिया दी जब प्रोफेसर साहब ने कहा वो किसी से भी ऐसे ट्रीट करता था जैसे कोई गुंडा बदमाश अपने गिरोह के लोगों से बात करता है। सवाल यह है कि क्या उन सबको उस वक्त रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, वो बात नहीं बोलनी चाहिए थी? क्या कम से कम जो पाप हो रहे थे, अपराध हो रहे थे, उनकी बात नहीं करनी चाहिए थी? और अभिषेक बनर्जी के ऊपर पहले भी कोयला घोटाले में अभिषेक बनर्जी का वो साथी था, जहां तक मुझे नाम ध्यान में आ रहा है, विनय मिश्रा, जो देश छोड़कर भाग गया, जिसके खिलाफ सीबीआई का मामला बहुत पहले से है। ये जो पार्था चटर्जी की महिला मित्र के फ्लैट के दूसरे कमरे में 50 करोड़ गड्डी मिली, वो किसकी थी? जो अलग अलग जगह इस तरह की चीजें पकड़ी गई, वो किसके थे? तो मुझे लगता है कि अरे वो भी इसमें पलट गए, गोलू पार्था चैटर्जी भी पलट गए। नहीं, अब उनको तो खैर उन्होंने बोला ये पार्टी तो आईपैक चलाती है और लीडर अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के पास तो कुछ है ही नहीं। वो तो जो कहा जाता है ना, जैसे फिल्म में हम लोग देखते थे कि वो अप्रूवर बन जाता है, वो हो गए वो तो अप्रूवर हो गए होंगे, सरकारी गवाह हो गए होंगे। लेकिन सचमुच किस तरह का राज चल रहा था? शिक्षा में घोटाला, स्कीम में घोटाला, योजनाओं में घोटाला, कट मनी, और मुझे लगता है कट मनी का विजुअल दिखाई। हाँ, वो जरूरी है। कट मनी बांट रहे हैं वापस टीएमसी के नेता, लो तुमसे हम तुम लोगों का पैसा हमने लिया था, वापस कर रहे हैं मैदान में बैठ करके, लोगों को बुला के 5-5 हजार रुपया वापस किया जा रहा है। और फिर भी इसके बाद कोई बंगाल से दूसरे राज्य की तुलना करे तो सोचिए, ऐसा नजारा आप देश की किसी नहीं, दुनिया में कहीं नहीं होगा सर। एक दूसरी बात, मैं फिर तोहमत उन पर देता हूं जो लोग नहीं विजय जी, विजय जी ये बनता है, विजय जी आज तो बनता है बोलने के लिए। नहीं, आप बोलिए, मैं तो दूसरी बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं फिर भी ममता बनर्जी के समर्थन में लोग खड़े रहते हैं स्टूडियो में। आज भी कह रहे हैं ममता गलत नहीं है, नहीं आज भी कहा जा रहा है ममता गलत नहीं है, सब अभिषेक कर रहे थे। जब मैंने कहा था कि पूतना और कंस के वध से जैसे गोकुल और राजनीतिक ही टिप्पणी कर रहा हूं,
जैसे खुशी हुई थी वैसे ही इनके हारने से खुशी हुई है जनता में। टीएमसी की टूट, टीएमसी की फूट और टीएमसी ममता बनर्जी के हाथ से क्या अब जाने वाली है, इसकी पूरी खबर आपने देखी। उनके ज्यादातर विधायक जो हैं अब वो विद्रोही हो चुके हैं और उन्हीं की पार्टी के एक पूर्व नेता ने अभी ये क्लेम भी किया है कि वो स्पीकर के पास जाकर ये कहेंगे कि इस पहले जो हमारे नाम पर जिसको नेता विपक्ष बनाया गया वो फ्रॉड था, वो फ्रॉड किया गया था और अब हम चुनेंगे अपना नेता विपक्ष। और फिर क्या ये बात पार्टी के सिंबल तक, पार्टी तक भी जाएगी, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ, जैसे अजीत पवार ने अपनी पार्टी के साथ किया, जैसा एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के साथ किया। क्या ऐसा यहां भी होगा और बड़े नाम और क्या निकलेंगे? चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर हमारा के साथ किया। अब इसके बाद अगर मान लीजिए ये होता है और होता हुआ दिख रहा है तो इसका आगे का क्या दिखाई देती है तस्वीर? अंकगणित क्या होगा? अंकगणित, ये अंकगणित के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। और इस अंकगणित में एक पार्टी और जोड़ लीजिए, वो है डीएमके। आप कहेंगे ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन बात है। नामुमकिन बात नहीं है, रह गई है, ये सब मुमकिन हो गया है। ये सब बातें चल रही हैं। किस लिए चल रही हैं? बीजेपी जो काम अभी चुनाव के बीच में नहीं कर पाई, महिला रिजर्वेशन बिल और डिलिमिटेशन बिल, वो काम वो दोबारा करने की ठान चुकी है। और यह पक्की खबर है कि जल्द ही एक बार फिर महिला आरक्षण, वन नेशन वन इलेक्शन और डिलिमिटेशन, ये तीनों बिल संसद में लाए जाएंगे। और इसमें पहला प्रयास डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण का होगा, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन बिल अभी पार्लियामेंट्री कमेटी के पास पड़ा हुआ है। लेकिन महिला आरक्षण को लेकर बहुत गंभीर है सरकार, डिलिमिटेशन को लेकर के बहुत गंभीर है। डिलिमिटेशन होगा तो देश में 850 सांसद हो जाएंगे, विधायक बढ़ जाएंगे, सारी बाउंड्रीज जो हैं और कॉन्स्टिट्यूएंसीज की वो रीड्रॉ होंगी। और यही विपक्ष ने कहा था कि ये महिला आरक्षण नहीं, इस बहाने अपने मन माफिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाना चाहती है बीजेपी, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के पास तब नंबर नहीं थे। सीधी सी बात, महिला आरक्षण को लागू करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए था, डिलिमिटेशन के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए थी। लेकिन जब महिला आरक्षण ही नहीं पास हो पाया तो उस वक्त डिलिमिटेशन उनका बिल उन्होंने मूव नहीं किया था। लेकिन अब 2/3 की लड़ाई कैसे पूरी होगी? इसीलिए बंगाल, अगर वो महाराष्ट्र मॉडल पर है, इसीलिए डीएमके, उसीलिए 7 आम आदमी पार्टी के 7 आम आदमी पार्टी के सांसद राज्यसभा में 2/3 के बहुत करीब एनडीए जो है लगभग पहुंच चुका है 2/3 के करीब। तो वहां वो, और अब इसकी तैयारी लोकसभा में की जा रही है। लेकिन यह भी खबर है कि यह काम बीजेपी तभी करेगी, मतलब यह बिल अब तभी मूव करेगी जब सारे नंबर कंफर्म हो जाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस में डीएमके के नेताओं को कोट करके खबर दी गई, मैं इसलिए नाम ले रहा हूं उसका, ये बात कोई हवाई बात नहीं है। डीएमके के नेताओं ने यह क्लेम किया है कि हां, हमसे संपर्क किया गया है और हम इशू बेस्ड सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। पूछा गया कि आप तो इसके सख्त खिलाफ थे डिलिमिटेशन के, कि दक्षिण के राज्यों का, खासकर तमिलनाडु का जो हक है वो नहीं मारा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हमको गारंटी दे दी जाती है कि हमारे हितों का ख्याल रखा जाएगा तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन राहुल जी ने जगह दे दी नहीं, ये जगह राहुल गांधी ने दी। असली बात उसको देखिए ना कि ये डीएमके के साथ, डीएमके के बीजेपी के या एनडीए के साथ आने का स्पेस राहुल जी ने बनाया। एक तेलंगाना में, सॉरी तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए अपने 5 एमएलए के साथ एक बड़ा इंटरेस्ट उन्होंने, और एक बड़ी पार्टी को, सेकंड या थर्ड ऑपोजिशन पार्टी है, थर्ड। विजय जी, सौरभ जी उसी बात को दोहरा रहे हैं। विजय जी आप भी बोलिएगा कि राहुल गांधी ही भारतीय जनता पार्टी के जीत के बहुत बार कारण बनते हैं। रामचंद्र गुहा वाली बात, वो तो रामचंद्र गुहा ने भी बहुत सारी बातें बोल दी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये स्पेस डीएमके को राहुल गांधी ने दे दी। अगर राहुल गांधी कांग्रेस के साथ, कांग्रेस मतलब डीएमके के साथ रहती तो शायद ये काम मुश्किल होता, उनको निकलना वहां से मुश्किल होता। अब आपने एक एक्सक्यूज दे दिया, आपने स्पेस कर दिया कि भाई आप फ्री हैं, तो फ्री हैं तो वो वहां चले जाएंगे। और ये तो पॉलिटिक्स में होता ही है कि भाई, और ये तो होम मिनिस्टर ने पहले भी कहा है, कई बार बात कही कि भाई किसी का भी इंटरेस्ट का नुकसान नहीं होगा। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत की किसी भी राज्य के कोई जो नंबर है या डिफरेंस ऑफ नंबर्स जो है, परसेंटेज ऑफ जो एमपीज है, वो बदलाव नहीं होने वाला। और ये तो उनको पता भी है। 22 लोकसभा सांसद है डीएमके के। हाँ, कितना बड़ा नंबर है, कितना बड़ा नंबर है। तो वो, और इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, मतलब कि ये काम किया जा रहा है। शशि थरूर ने कहा, हाँ हमने भी सुना है कि सरकार ऐसा करना चाहती है दोबारा, लेकिन एक बार पहले वो ये स्टंट करके देख चुकी है, वो कामयाब नहीं हुई। देखते हैं इस बार क्या होगा। Seems to have been reopened according to the media. We have not been approached by the government, and to the best of my knowledge, there is no formal consultation process going on. The government knows when they tried this stunt just a short while ago, they did not get it through, even come close
to a two-thirds majority. They think that because of the election results there might be some change and that there might be a different kind of mathematics in the parliament. Good luck to them. I'm not convinced at all that this is going to give them a very different result. ठीक है, वो तो खुद कह रहे हैं कि चुनाव के नतीजों के बाद हो सकता है कुछ गणित की रंग रूपरेखा जो है वो बदल गई। समीर जी क्या खबर है? देखिए, क्या लगता है क्या सरोज जी कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें आई थी? किस तरीके से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर, मुद्दों पर किस तेजी से आगे बढ़ रही है, और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जीते और विपक्ष का जो सुपड़ा साफ होते चला गया है। आज विपक्ष का है, ममता बनर्जी अपनी पार्टी बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। जो डीएमके भारतीय जनता पार्टी और सनातनी खत्म करने की बात करता था, जो कहता था कि भी प्रधानमंत्री मोदी को हम किसी भी हालत में सत्ता से हटा देंगे, आज वो इश्यू में समर्थन देने के लिए तैयार हो गया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि भाई अभी कम्युनिस्टों के सिर्फ 2 राज्यसभा सांसद हैं, उनका भी अभी टेन्योर खत्म हो रहा है, एक बचा रहेगा, वो भी कह रहा है कि इश्यू बेस्ड समर्थन मैं भी दे दूंगा। तो अगर कम्युनिस्टों को लोग समर्थन देने के लिए आ गए तो आज समझ में आ रहा है कि देश के अंदर किस तरीके से हवा बह रही है, और जनता सांसद और नेताओं के अलावा ये समझ रहे हैं कि देश की जनता किस दिशा की ओर जा रही है। बंगाल ने जो संदेश दे दिया, और अब मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं लोकसभा के अंदर हारा हूं इस बिल को, मैं अपना हिम्मत नहीं आ रहा हूं, मैं फिर लौटूंगा। तो मुझे लग रहा है उसकी तैयारी बता रही है प्रधानमंत्री मोदी। मुझे जो बातचीत में पता लगा वो ये कि 2029 महिला आरक्षण के साथ ही होगा, निश्चित रूप से होगा। ये कोशिश बीजेपी नहीं छोड़ेगी, और वन नेशन इलेक्शन की भी तैयारी कर दी कि 2029 में कम से कम 20 राज्यों में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। सरकार उस दिशा में बढ़ रही है, और यह तय कि प्रधानमंत्री ने तय कर लिया है कि 2029 का चुनाव महिला आरक्षण के साथ होगा, और मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। ठीक ही है ये, और क्या नंबर भी हो जाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि नंबर हो जाएंगे तभी आएगा, जो आपने पहले कहा वही सही है, लेकिन हो क्यों नहीं जाएंगे? अगर जो फॉर्मूला है, जो तय तरीका है उससे होगा तो तमिलनाडु का भारी नुकसान होने जा रहा है। डीएमके जिस तरह से विजय के सामने एक अलग किस्म की चुनौती से जूझ रही है, उसको ये संदेश देना जरूरी है कि हम कम से कम अपने लोगों के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो नंबर्स हैं, जो सांसद चुनकर जाएंगे, विधायक चुनकर जाएंगे, उसके लिहाज से वहां खड़े हैं। अगर वो कहेगी कि हम इशू बेस्ड सपोर्ट दे रहे हैं, तो इस एक लाइन का मतलब हुआ कि आने वाले समय में जितने बिल, कानून, जो भी अधिनियम जो सरकार लेकर आएगी उसके वो साथ खड़े हो रहे हैं। नंबर 1। दूसरा, राहुल गांधी ने बहुत गंदे तरीके से गठबंधन तोड़ा है। एक होता है ना कि आप उसको गुड फेथ में, आप ट्रस्ट में लेते हैं, लेकिन गंदे तरीके से उनको इसी में खुशी हो गई कि वो विजय कभी एनएसयूआई में ज्वाइन करने के लिए आया था और कभी विजय हमारे साथ आना चाहता था, तो आज एक बराबर की कुर्सी मिल गई, उस पर वो खुश हो गए। लेकिन लॉन्ग रन में देखें तो अगर ये तमिलनाडु में जो घटनाक्रम होता हुआ दिख रहा है वो होगा, तो इसमें कांग्रेस के लिए भारी नुकसान है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से कहें कि रास्ता तैयार हो रहा है। साउथ में तमिलनाडु और केरलम का रास्ता तैयार हो रहा है। और अभी अगर देखें तो मतलब पता नहीं क्यों बार बार वही फोटो आ जा रही है, जो भाई साहब आ रहे हैं जो हाथ जोड़ रहे हैं ना, तो ये तो लोगों के मन में जो कहते हैं ना कि भय और पैदा कर रहे होंगे। मैं अमित शाह की बात कर रहा हूं, क्योंकि जिनको जिनको ये लग रहा था ना कि वो राजनीति 240 वाली है, वो अब तो चलेगी नहीं, अब वो दिख रहा है कि 272 तो हो ही जाने वाला है, और हमको लगता है सिब्बल जल्दी ही फिर बयान देंगे। नॉट माई इंडिया, आप जिसे भय कह रहे हैं सरकार का, तो उसमें भरोसा सिब्बल साहब अभी फिर से बोलने वाले होंगे, दिस इज नॉट माई इंडिया। हर्षवर्धन जी, नहीं, सिब्बल साहब ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा शायद आई एम अशेम्ड टू लिव इन अ कंट्री। हर्षवर्धन जी, क्या राहुल गांधी बोलना छोड़ देंगे कि मोदी सरकार 1 साल में गिर रही है, कि फिर भी बोलते रहेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं उनको अमित शाह की फोटो लगा लेनी चाहिए, तो थोड़ा सही। वैसे 8 जून को समीर जी को, मैंने समीर जी ने खबर दी थी 8 जून को इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही है, लेकिन नाम आपने 4 ही बताए थे, उसमें राहुल, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, 4 ही बच रहे हैं इंडिया गठबंधन में। ना आगे और कितने बचेंगे, इसमें भी बचेंगे तो आने दीजिए ना। नहीं, जो हैं उनकी हैसियत देखिए कि कहां पर आकर के पहुंच गई है। ये जितने भी रीजनल छत्रप थे वो करीब करीब आज के दिन में सब सफाया हो चुके हैं। ममता बनर्जी से लेकर के उद्धव ठाकरे से लेकर के जितने भी हैं साहब कांग्रेस के साथ जो खड़े थे, वो सारे क्षेत्रीय पार्टी। इतनी भीड़ आज ममता जी ला पाएंगे क्या? सॉरी सर, एकदम तस्वीर नहीं, देखिए मुझे तो नहीं लगता है कि इतनी उनकी बाल जो बांस उस जो टेंट उंट जो टांग रहे थे सब उखाड़ दिया है। सर, भीड़ सरकार ने सांसद आएंगे क्या? सांसदों को बुलाया ममता बनर्जी? आज देख लीजिए कितने सांसद ममता बनर्जी के साथ आते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, एक देश के एक बहुत वरिष्ठ वकील ने, जिक्र नाम नहीं जिक्र करूंगा, करना भी नहीं चाहिए, आप लोगों ने कई बार, मैं तो मुंह से निकल जाता था, लेकिन आप लोगों, विजय जी ने इतनी बार हमको चेतावनी दी है, धमकी दी है कि उसका मैं अब ख्याल रखता हूं, तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन कहा कि आई एम एशेम्ड ऑफ दैट आई एम लिविंग इन दिस काइंड ऑफ इंडिया।
उनको उनको जब संदेश खाली हो रहा था तब शर्मसार नहीं होने था। जब आरजेकर में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ था और उसको बचाने के लिए मुख्यमंत्री खड़े हुए तब उनको शर्मसार नहीं हुआ था। जब 4.5 लाख कश्मीरी पंडितों को खींच करके उनकी जंगाओं पर इस्लाम जिंदाबाद के नारे लिखे गए थे तब कपिल सिब्बल को शर्मसार नहीं होना चाहिए था। उसके लिए कभी कपिल सिब्बल के आंखों में पानी और आंसू नहीं ढलके। मैं उन लोगों के लिए यह बात बोल रहा हूँ, जो आज हो रहा है उससे देश शर्मसार नहीं हुआ है। आप बोलते कि ममता डिक्टेटर की तरह काम करे, आज जो ममता भुगत रही हैं वो अपने, जिसे कहते हैं ना, अपने कर्मों का फल भुगत रही हैं। सर ये बताइए, डिमोनेटाइजेशन महिला आरक्षण क्या ये एक लाइन मैं बोल देता हूं कि महिला आरक्षण भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरीके से एजेंडे पर है और भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द, मैं उसको आगे कह बहुत जल्द 272 का आंकड़ा, नरेंद्र मोदी किसी एजेंडे पर आगे जाके पीछे लौटे ही नहीं लौट, बिल्कुल और लौटे तो आप यकीन मानिए कि वो फिर से करने के लिए बड़ी तैयारी के साथ आ रहे हैं। इसमें कोई भ्रम नहीं। आपकी एक लाइन नहीं, केवल एक लाइन। वो हर्ष जी ने अमित शाह जी के लिए टिप्पणी कर दी थी कि उनका भय जो है वो, उससे बहुत सारी चीजें होती है। मैं कह रहा हूँ कि उनका भय हो सकता है, नहीं, सरकार का उनमें सबसे ज्यादा भरोसा है। हाँ, मैं भय और भरोसा भरोसे पे आ गए। विपक्षियों को भय है, भरोसा रखो। हाँ, भरोसा करो। तो सरकार का भय भरोसा दोनों एक साथ है। भय उधर के लिए, भरोसा। चलिए देखिए, अब ये तो कहानी है, बहुत बड़ी बनेगी अब आगे जाकर के। सर, रावण के हृदय में भय तो होना ही। सर आगे एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। योगी जी ने चुनाव डिक्लेयर कर दिया है। योगी जी जिस किस्म के बयान दे रहे हैं, वो कई बार कोई मजाक में कोई कहता है ना, अरे कोई तो रोक लो, तो वो उस अवस्था में वो जा चुके हैं। वो जहां जाके बात कर रहे हैं, जिस पिच पे, जिस लेवल पे जाके बात कर रहे हैं, जिसको वो एड्रेस कर रहे हैं, कोई शक नहीं है इसमें कि बीजेपी की चुनाव की पिच यही है। अब उन्होंने कल बहुत कुछ कहा था, उन्होंने आज एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर बात की है। योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में आज एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। वहां उन्होंने कहा है कि अब दिमागी बुखार की बीमारी ऐसे ही खत्म हुई है जैसे यूपी में माफिया खत्म हो गए। फिर आगे योगी बोलते हैं कि हमने मच्छर और माफिया दोनों को समाप्त कर दिया। मच्छर बीमारी फैलाता था, माफिया बेरोजगारी फैलाता था। आज कुशीनगर में जोरों से विकास चल रहा है। उन्होंने कहा अब फाजिल नगर का नाम पावागढ़ होगा। अच्छा जनप्रतिनिधि माफिया और गुंडों को समाप्त करता है, हर चेहरे पर खुशहाली लाता है, हर बेटी सुरक्षित हो, हर हाथ में काम हो, यह हमारा प्रयास है। पहचान का संकट, बीमारी का संकट, माफिया का संकट, हर प्रकार का माफिया, बालू माफिया, खनन माफिया, जंगल पार्टी का आतंक, हर प्रकार का माफिया इस पावन धरती को जकड़ा हुआ था और इंसेफ्लाइटिस की बीमारी यहां के मासूमों को निगलती हुई दिखाई देती थी। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। तो ये योगी जी ने आज बोला, लेकिन कल क्राइम के ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं वो देखने को भी मिला। पुलिस ने कैसे तुरंत एक्शन लिया। गाजियाबाद में एक मर्डर हुआ, सूर्या का नाम के एक लड़के का, नाबालिग लड़के का चाकू मारकर, असद नाम के कहा जा रहा है उसी का दोस्त पड़ोसी, उसने चाकू मार के उसकी हत्या की और 24 घंटे के अंदर असद का एनकाउंटर हो गया। असद के पिता समेत 3 आरोपी जेल में, और कहा तो ये जा रहा है कि इसके पिता ने उससे कहा था कि इसका काम तमाम कर दो। अभी एक आध आरोपी की और तलाश जारी है। योगी आदित्यनाथ ने कल इसकी भी बात की थी और उसके बाद उसके घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी भी हो गई। वहां जाकर मुनादी की गई और उसके बाद एक नोटिस वहां पर चिपका दिया गया कि अवैध कब्जा है, इसको हटाया जाए। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। 15 दिन में कब्जा नहीं हटाया जाएगा तो प्रशासन उस मकान को भी गिरा देगा जो आरोपी का घर है। और अब योगी आदित्यनाथ ये बात करते हुए कल कह रहे थे कि ईद के दिन दोस्त ने छुरा घूंपा, इसका मतलब क्या है? हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है,
किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। और दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं। बस मेहमानों के पास जाए उससे पहले, जहां ये सारी घटना हुई, अब तो वीडियो भी आ गया, जैसे उस बच्चे को, उसको छुरा मारा गया था। अभय पराशर हमारे साथ जुड़ गए ठीक वहीं से, ये गाजियाबाद का इलाका है। अभय, अब क्या कार्रवाई आगे होनी है? और आप वहाँ लोगों से बात कर रहे होंगे, मैं ये भी जानना चाहता हूँ लोग क्या कहना चाहते, दोनों पक्षों के लोग, क्योंकि वहाँ हिंदू कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी साथ साथ रहती है, दोनों पक्षों के लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले सौरभ मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। इस वक्त हम खोड़ा इलाके में मौजूद हैं और यहाँ से आगे कुछ कदमों की दूरी पर घर है, सूर्या का घर, जहाँ पर सूर्या का परिवार रहता है। असद का घर भी पास में ही है। लेकिन आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, भारी पुलिस फोर्स इस वक्त लगी हुई है। ना केवल लोकल पुलिस है बल्कि आरआरएफ की टीम है, पैरामिलिट्री फोर्सेस इस पूरे खोड़ा इलाके के अंदर लगी हुई है। उसकी वजह यह है कि अब से थोड़ी देर में यहां पर गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर पहुंचने वाले हैं। ये आप देखिए, पूरी पुलिस यहां पर तैनात की गई है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर और इसके अलावा जो यहां के जिला अधिकारी हैं वो थोड़ी देर में यहां पर पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद एक ब्रीफिंग की जाएगी। आज जितने भी अपराधी हैं, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अपराधियों पर शिकंजा कसा जाए, उसके बाद एक ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जा रहा है, जिसमें अपराधियों को यह भी मौका दिया जा रहा है कि वो खुद ही थाने में आकर अपनी बातें बता दें और आगे से वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व ना हो। लेकिन ये जो इलाका है, यहाँ पर असद के घर के बाहर तो पहले से ही एक नोटिस जो है वो चस्पा कर दिया गया था, लेकिन अब उसमें समय भी दिया गया था कि 15 दिन के अंदर अपना अवैध कब्जा खुद हटा लें। अगर नहीं हटाएंगे तो उस पर बुलडोजर चलवाया जाएगा। आज इस इलाके के अंदर जितने अपराधी हैं, क्योंकि असद के अलावा शारिक नाम का एक और शख्स बताया जा रहा है, कुछ और अपराधी बताए जा रहे हैं, उनके घरों पर एक टीम जो है वो पैदल मार्च करेगी और देखेगी क्या क्या कहीं कोई अवैध कब्जा तो नहीं है। ये जो तस्वीरें आपने अभी अभय दिखाई हैं, तो यही बता रही है कि सख्ती कितनी है और हर प्रिकॉशनरी बरता जा रहा है, तभी इतनी फोर्स इस वक्त वहां पर है जब वहां बुलडोजर कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है। बहुत शुक्रिया अभय आपका। मैंने कुछ लोगों के वहां बयान सुने थे, तो ऑब्वियसली हिंदू कम्युनिटी तो कह रही है भी बहुत गलत हुआ और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी इस बात का समर्थन कर रहे थे कि हत्यारा था वो जिसने मारा और उसका एनकाउंटर हो गया, उसकी भी हम समर्थन करते हैं, लेकिन ये घर नहीं टूटने चाहिए, इनके परिवार वालों को इसका सिला नहीं देना चाहिए। यदि मान लेते हैं कि वो अवैध कब्जा है तो घर क्यों नहीं टूटना चाहिए? पिता के कहने पे तो महाराष्ट्र। और दूसरी बात जो समीर जी ने कहा, बिल्कुल उनके पिता आरोपी हैं इसमें, उनको जेल में डाला गया है और ये आरोप यही है कि उन्होंने ही अपने बच्चे को कहा कि भाई इसकी बलि दो, इसको जरा बताओ कि कैसे बकरीद पर बलि दी जाती है। तो बलि चढ़ा दी गई, एक हिंदू की बलि चढ़ा दी गई। कोई यदि उसने कोई ऐसी गंदी प्रतिक्रिया दी होती, बकरीद पर कुछ कहा होता, इस्लाम के खिलाफ कुछ गलत टिप्पणियां, गंदी टिप्पणियां की गई होती, तब तो बात भी समझ में हत्या तो कोई कैसे भी कैसे कर सकता है। नहीं मान लेते हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कोई प्रोवोकेशन नहीं था। कोई प्रोवोकेशन, आप कहते हैं कि हमारे नबी के बारे में आप कुछ बोलेंगे, हमारे शास्त्रों के बारे में बोलेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चलो वो भी बात समझ में आ जाए, लेकिन यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं था। तो आपको दहशत फैलाने के लिए ये काम करना क्या आवश्यकता है कि हिंदू की हत्या कर दी जाए? आप पूरी तरह समर्थन में, हर तरीके की सख्त कार्रवाई। मैं बिल्कुल पूरी तरीके से। एक काम और हो रहा है जो पहले आमतौर पे हमने ये अभी रिसेंटली देखना शुरू किया, पहले इतना नहीं होता था, होता भी होगा तो अभी एक इलाके में होली के दिन एक हिंदू शख्स की हत्या हो गई थी, तो वहां भी सब कार्रवाई हुई, लेकिन उस पर आपने ये देखा कि वहां आज अब यहां भी जहां भी ऐसा कोई प्रकरण होता है, बहुत बड़ी तादाद में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए लोग,
इंडिविजुअल्स वो पहुंचने लगे हैं। और फिर वो मतलब वो पूरे इलाके के अंदर फिर वो एक अलग किस्म का माहौल बन जाता है। नहीं, देखिए, प्रोवोकेशन हो या ना हो, मैं इससे कोई बहुत सहमत नहीं हूँ कि प्रोवोकेशन नहीं था प्रोवोकेशन था तब भी, प्रोवोकेशन नहीं था तब भी। हत्या को तो आप जायज़ ठहरा नहीं सकते, उस पर जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें मतलब मैं प्रोवोकेशन को भी एक्सक्यूज के तौर पे नहीं लेता। प्रोवोकेशन भी आपको हत्या के लिए ये एक्शन जस्टिफाइड है अब जो हो रहा है जितना? नहीं, मैं कानून के हिसाब से होना चाहिए जो उसके हमेशा ही शब्दों के प्रोवोकेशन पर तो कहा गया कि भाई आपने पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। मैं तो दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ बिना प्रोवोकेशन के भी हत्या, और वो उसका कोई मतलब नहीं है। प्रोवोकेशन था तब भी मैं उससे सहमत नहीं हूँ। लेकिन ये जो आपने कहा कि भाई हिंदूवादी संगठन आ जाते हैं, उससे सरकार के लिए, प्रशासन के लिए परेशानी होती है और सोसाइटी के लिए भी परेशानी होती है कि जब कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई को लीगल तरीके से चलने देना चाहिए। और ये जो हो रहा है कि भाई अवैध कब्जा था, मैं तो इस पर हमेशा से ये कहता हूँ जो कानून का रास्ता उसको अपनाना चाहिए। तो सारी कॉलोनी अवैध है। हाँ, तो फिर कानून, तो वही मैं कह रहा हूँ, खोड़ा तो आप गए होंगे। हाँ, तो खोड़ा गए तो वो वहां पर या तो पूरी कॉलोनी को कर दे ध्वस्त। लेकिन अब ये एक्सट्रीम तरीके का अब ये होता ही, अभी तो होता ही है अपराधी के साथ। इसमें कोई नया कुछ हो नहीं रहा। अभी जब योगी जी का बयान हम सुना रहे थे, चोरी और सिनाजोरी दोनों। अभी जब योगी जी का बयान सुना रहे थे हम, तो प्रोफेसर साहब ने एक बात कही कि ऑडियंस जो वहां सामने बैठे हुए थे लोग, उनका साउंड, उनका वो सुनिए रिस्पॉन्स जो था, जैसे ही उन्होंने गाजियाबाद का नाम लिया तो शोर गूंजा। ये आपको यूपी का टेम्परेचर बता रहा है। बिल्कुल त्रिपाठी जी। नहीं, यूपी का टेम्परेचर बता रहे हैं, लेकिन हम लोग एक मूल बात को अभी भी उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो खबरें आई वो ये आई कि इसको, ये दोस्त था, असद का दोस्त था सूर्या। हाँ बिल्कुल। दोस्त को बुलाया, बकरीद के दिन बकरा काटते हुए उसको दिखाया। वो नहीं देखना चाहता था, वो उस देखने की स्थिति में नहीं था, उनकी मंशा कुछ और थी, और उसके बाद उसको उसी तरह से मार दिया गया। अब आप इसको सोच कर देखिए, हम लोग कई बार ये चर्चा करते हैं, और तब जब हम कहते हैं तो हमको फिर दूसरी तरह से समझाया जाता है कि इस देश में कितने मांसाहारी होना अलग चीज है। घर में बकरा काटना, बच्चे को इस तरह से खून खराबे के लिए तैयार करना, चाकू से हलाल करना, उसको सिखाना, और उसके बाद फिर वो अपने दोस्त को बुला के उसी तरह से मार दे। और कमाल की बात कि उसका समाजवादी पार्टी का एक प्रवक्ता कहता है कि वो तो उसकी बहन के साथ उसके रिलेशन थे इसलिए हुआ। अब खबर आ रहा है कि बहन की तो उसके बहुत पहले शादी हो गई थी। यानी इस देश में जिस तरह का, और ये मुसलमानों के लिए ज्यादा खतरनाक है, उनके घरों के बच्चे अगर ऐसे जिसको कहते हैं ना कि खून कर रहे हैं, ऐसे हिंसक हो रहे हैं, तो जरा सोचिए। सर सभी जी, एक शॉर्ट रिएक्शन। इमरान मसूद ने भी, जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने इस काउंटर पर यह बोला है कि भाई यूपी में तो एनकाउंटर धर्म और जाति देख करके होते हैं, इसमें क्या नया है? जो भी अपराधियों का मारा जाएगा। आपको याद है ना वो पुलिस वालों को मारने वाला, वो क्या नाम था उसका, शुक्ला, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था ना। तो जो भी क्राइम करेगा, अपराध करेगा, योगी सरकार में बचेगा नहीं, ये सिद्ध हो गया। 2017 से योगी जी का प्रशासन देख रहे हो। मुझे लग रहा है कि इस कम्युनिटी के लोगों को, अपने बच्चों को बताना चाहिए कि भाई यहाँ योगी का शासन है, यहाँ आप क्राइम करोगे, पूरा परिवार उसको भुगतेगा, पूरा लोगों को भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है कि योगी के शासन के बाद भी अगर ये लोग सुधर नहीं रहे कि किस तरीके से, कि विपक्ष की सरकार हो तो आप समझ में आता है कि भाई हम कुछ भी कर देंगे तो कोई हमें कुछ करने वाला नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार है लॉ एंड ऑर्डर की, वहां पर जिस तरीके से कार्रवाई होती है, अभी भी समय कि सब सुधर जाए। इस तरीके से जो हत्याकांड, जनरलाइजेशन की हमेशा ही हम लोगों को नहीं करना चाहिए, जनरलाइज ना करें। लेकिन योगी जी ने कहा कि जो तुम्हारे शायद नालायक हैं, जो लोग जो नालायक हो गए, परिवार उनको बताएं। बिल्कुल बताना चाहिए ना, बिल्कुल बताना चाहिए ना पेरेंट्स को कि भाई आप मत करो, पूरा परिवार नहीं करना चाहिए। जनरलाइज किसी कम्युनिटी के लिए जनरलाइज करना ठीक नहीं है। सर ब्रेक का समय हो गया, सर ब्रेक का समय हो गया। और देख करके ही तो आप मारे हैं सर, आगे बकरा काटने वाला सूर्या को तो धर्म देख करके ही मारा गया ना सर। ये तो फिर बहुत लंबी है, नहीं, बात लेकिन करेंगे। ये तो आप घरों में आज के समय में ऐसा बर्बर बनाएंगे तो क्या हो। बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी खबर की। दुनिया कल एक बार तो थर्रा गई, लगा कि युद्ध दोबारा शुरू हुआ, और इस बार हुआ तो फिर ये कहां जाएगा कोई कह नहीं सकता। ईरान अमेरिका इजराइल के युद्ध की बात कर रहा हूं मैं। पूरी खबर आपको बताने से पहले मैं विजय जी को क्या कहूं, मैं मतलब प्रणाम करना चाहता हूं। ये मुझे रोज आगाह करते हैं, इतने उत्साही ना बनो, इतने उत्साही ना बनो, आज समझौता, अरे हो ही गया, अरे कल होते हो गया, युद्ध शुरू ही हो गया था। ये क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। कल ईरान ने घोषणा कर दी, मतलब सब जगह मैसेजेस आ गए
कि उसने अमेरिका से कह दिया है कि जब तक तुम इजराइल को काबू में करना नहीं जानते, जब तक तुम नेतन्याहू को लेबनान में लोगों को मारने से नहीं रोकोगे, हिजबुल्लाह के खिलाफ वो अपनी सेना को अगर यूं ही खुली छूट दिए रखेगा, तो फिर हम तुमसे बात नहीं करेंगे। उसने कहा हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से बात नहीं करेंगे अमेरिका के साथ। और इसके बाद और वो उसने बात करनी बंद कर दी और लगा कि अब ये समझौता नहीं होगा। और उसने ये भी कहा कि हम लेबनान के साथ हैं, हिजबुल्लाह के साथ हैं, और बात तब होगी जब हिजबुल्लाह के ऊपर कार्रवाई रुकेगी। तब तक हम न सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम सीधी लड़ाई भी लड़ेंगे, मतलब कार्रवाई भी करेंगे आपके ऊपर। इस पर बात करें, देखिए हमारी आज की जो भारत की बड़ी खबर है वो आई गई है। धरने के लिए अपने घर से निकल गई है ममता बनर्जी। शुभेंदु सरकार के खिलाफ धरने के लिए ममता बनर्जी घर से निकल गई हैं और अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर जो हमले हुए हैं उसके विरोध में वो प्रदर्शन करने के लिए निकली हैं। तो अभी तो गाड़ी में निकली हैं, गाड़ी में 5 ही लोग आ सकते हैं। सवाल यह कि इन 5 के अलावा और कितने होंगे, यही बस देखना बाकी है। क्या कोई कमेंट भी उन्होंने किया, एक बार सुन लेते हैं। प्रयास तो कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर्स। कल्याण बनर्जी और शायद वो भी है, पट्टी तो नहीं है, अभिषेक भी है, वो भूल के लगाना सर। कल्याण बनर्जी ममता बनर्जी के साथ प्रदर्शन के लिए अपने घर से निकल गए हैं। राशमनी रोड है, कलकत्ता को जो जानते हैं उनको पता होगा, वहां पर उनको प्रदर्शन करना है अपना। और उन्होंने पहले शायद मंच लग रहा था, लेकिन बाद में सब उठा के ले गए प्रशासन के लोग। इधर एक लाइन आपने जो रासमणी रोड की बात की ना, ये रानी रासमणी, ये बहुत इनका महत्व। दक्षिणेश्वर काली मंदिर की स्थापना इन्होंने की थी। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में इनका बड़ा महत्व है। ब्रिटिशर्स को इन्होंने जिस तरह से रेजिस्टेंस दिया था वो अपने आप में कमाल है। और रामकृष्ण परमहंस जो रामकृष्ण परमहंस बने, तो उसमें उस मंदिर में इनके भाई को समझ लीजिए उसी रोड पर प्रदर्शन करना ये था। संदर्भ बताना, बंगाल का संदर्भ जानना। और इसमें उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि पहले ऐसा पता लग रहा है कि शायद इजाजत दे दी गई थी, ऐसा टीएमसी तो क्लेम कर ही रही है, तभी वहां पे मंच बनना शुरू हो गया था। और ममता बनर्जी ने ये कहा भी कि भाई वो बहुत चौड़ी सड़क है और वहां पहले भी बहुत प्रदर्शन हुए हैं, तो वहां पर ही हम प्रदर्शन करेंगे। फिर उसके बाद वो आपकी इजाजत ने अब परमिशन देना हो गई है, तो उसके बाद मंच उठा करके वहां से प्रशासन के लोग ले गए। तो ममता बनर्जी ने कहा था चाहे मंच ना दो, चाहे माइक ना दो, मैं प्रदर्शन करूंगी और वहीं करूंगी, फिर चाहे मुझे गिरफ्तार कर लो। और आप यकीन जानिए ममता बनर्जी की आज पूरी कोशिश होगी कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। वो इस हद तक इस कॉन्फ्रंटेशन को ले जाएंगी, यही बनता है उनका काम। तो इस वक्त समझ लीजिए निश्चित रूप से ममता बनर्जी जिस तरीके से देख रही है कि विधायक साथ छोड़ रहे हैं, पार्टी के सांसद साथ में नहीं हो, जिस तरीके से विधायकों को और अभिषेक बनर्जी को जनता जिस तरीके से नाराजगी होकर पिटाई कर दी, अब ममता बनर्जी को लग रहा है कि भाई अब सड़क पे उतरने के अलावा कोई इलाज नहीं है और मुझे उतरना पड़ेगा और वापस पार्टी को एकजुट करना पड़ेगा या जनता के वापस जाना पड़ेगा। अब ये उन्होंने एक मौका ढूंढा करने का। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आज ममता बनर्जी के साथ कितने विधायक आते हैं। क्या ममता बनर्जी के साथ उनके 80 के 80 विधायक आते हैं, सबको बुलाया गया है वहां पर बैठक के लिए, सारे सांसदों से कहा गया वहां पर आइए, सारे राज्यसभा सांसदों से कहा गया है कि आपको आना है। ये देखने वाली बात होगी कि ममता बनर्जी के साथ कितने विधायक आते हैं, कितने सांसद आते हैं और कौन ममता बनर्जी को सोशल मीडिया पर समर्थन देता है। कोई विधायक नहीं पहुंचता तो वो अपने जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहा है कि नहीं। आज ममता बनर्जी के साथ पार्टी कितनी जुड़ी हुई है, कितने विधायक ममता बनर्जी के साथ है और कितने सांसद ममता बनर्जी के साथ है, पार्टी संगठन के लोग कितने ममता बनर्जी के साथ है, आम जनता कितनी ममता बनर्जी के साथ है, यह देखेगा। क्योंकि वहां पर अगर आम जनता नहीं आती है और हो सकता है कि आम जनता जाकर वहां पर ममता बनर्जी के खिलाफ आरोप लगाए, नारे लगाए, ये भी एक बड़ी बात है। तो जनता में जिस तरीके से नाराजगी है, आजकल तो जहां नेताओं को टीएमसी के लोग देख रहे हैं चोर 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 चोर, बिल्कुल ये भी हो सकता है कि ममता बनर्जी के लिए वहां पर जाएं और वहां पर मालूम पड़ा कि वहां पर लोग ममता बनर्जी को देखकर चोर चोर नारे लगा लगे, पथराव कर दें या अंडे फेंके कुछ करें, यह भी एक बड़ी समस्या है। आज ममता बनर्जी का शक्ति परीक्षण असली मायने में होगा कि वाकई ममता बनर्जी के साथ पार्टी जुटी है कि नहीं। और मुझे लगता है ममता बनर्जी भी देखना चाहती है कि मैं जब सड़क पर उतर रही हूं तो मेरे साथ सड़क पर कौन कौन आ रहा है, उसके हिसाब से मुझे लगता है भविष्य की राजनीति को तय करेगी। ऐसे मौकों पर दोनों पार्टियों के मतलब जो भी प्रिंसिपल 2 पार्टियां होती हैं उनके कार्यकर्ता आमने सामने भी आ जाते हैं। क्या ऐसा ये भी आशंका है कि बीजेपी का भी टकराव हो जाए कुछ यहां पर? मुझे लगता है कि इसकी पूरी संभावना है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कभी भी ये सफल होते हुए इनको नहीं देखना चाहेगी कि सड़क की लड़ाई पर ये आगे खड़े हों। और इसके लिए हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां टकराव का रास्ता अपनाए और उनके लिए जरूरी भी होगा।
देखिए, ममता बनर्जी को जमीन पर खड़े होने देना भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक संकट का ठीक है सर, हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं, वो गाड़ी में फॉलो भी कर रहे हैं ममता बनर्जी को। आप ओंकार सरकार हमारे साथ हैं। जी ओंकार, देखिए सवाल सब यही है जो जानना चाहते हैं, इसका जवाब कि आप कितने लोग आएंगे ममता बनर्जी के साथ और क्या 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 तैयारी है ममता बनर्जी की? जी देखिए, ममता बनर्जी को सबसे पहले आरआर एवेन्यू में बैठने वाली थी, लेकिन जब पुलिस का तरफ से उन्हें कोई परमिशन नहीं मिला तो वाई चैनल पे बैठने का एक स्थिति बनी हुई है इस वक्त, क्योंकि पुलिस की तरफ से वर्बली ये परमिशन दिया गया है और ममता बनर्जी कुछ देर पहले ही कालीघाट स्थित अपने घर से वो रवाना हुई है। उनके साथ उनके गाड़ी पर जैसे कि देखा गया मदन मित्र उनके गाड़ी पर थे, इसके अलावा कल्याण बनर्जी भी उनके गाड़ी पर थे और आज सुबह से जैसे कि देखा गया राज्यसभा से सांसद दोला सेन उनके घर पे पहुंची हुई थी और काफी समय से उनका बैठक भी हुआ है आज ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित घर पर। और ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी बैठक मानी जा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी आने वाले दिनों में अपने संगठन को, अपनी पार्टी को बचाने के लिए आगे क्या रास्ता चुनती है, इसके लिए ये बैठक किया गया है। तो अभी ममता बनर्जी फिलहाल वाई चैनल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भी ममता बनर्जी के जो कॉन्वॉय है उस कॉन्वॉय के फॉलो करते हुए आगे जा रहे हैं। वाई चैनल में आखिर तक कब तक ममता बनर्जी पहुंचती है, क्योंकि उस जगह पे जैसे कि सुबह से देखा गया भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सिर्फ पुलिस बल ही नहीं, कितनी दूर पर वो जगह है अभी जहां आप हैं, क्योंकि आप ममता जी की गाड़ी के पीछे पीछे चल रहे हैं, कितनी दूर है यहां से वो जगह? जी देखिए, ममता बनर्जी का घर कालीघाट स्थित कालीघाट पर है और ये जगह धर्मतला है, यानी कि कोलकाता के हार्ट माने जाते हैं इस जगह को। यहाँ से लगभग अमूमन 7 से 8 किलोमीटर का एक रास्ता है और इसी रास्ते के हम लोग इस वक्त आगे निकल रहे हैं। इस वक्त जैसे कि देखा जा रहा है कि सौजन्य के पास से हम लोग गुजर रहे हैं इस वक्त और कुछ ही समय में वाई चैनल में वो पहुंच भी जाएगी। तो आज जैसे कि सुबह से देखा गया है कि जिस जगह पे ममता बनर्जी को वर्बली परमिशन दिया गया है उस जगह पर भारी मात्रा में कितनी गाड़ियां निकली उनके साथ की गई है। आपने बताया, आपने 3 नाम लिए, मदन मित्रा का, कल्याण बनर्जी का और डोला सेन उनके घर पे आई, आपने बताया। आमतौर पर तो बड़े नेताओं के साथ बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, ममता बनर्जी कितनी गाड़ियों के साथ निकली हैं? जी देखिए सौरभ जी, आज जैसे कि देखा गया कि उतने तमाम नेता ममता बनर्जी के कालीघाट के घर पर मौजूद नहीं थे। कुछ गिने चुने ही नेता जो पुराने नेता है उन्हें ही सिर्फ देखा गया, जैसे कि कुणाल घोष को देखा गया, फिरहाद हकीम को देखा गया, मदन मित्रा को देखा गया, इसके अलावा दोला सेन को देखा गया, कल्याण बनर्जी को देखा गया। यानी कि ममता बनर्जी का जो पुराने टीम है, पुराने साथी है, उन्हीं सभी को आज ममता बनर्जी के घर पर देखा गया और वही साथ में फिलहाल वाई चैनल के लिए रवाना हुए। यानी कि जो नए लोग जुड़े थे वो उनमें से किसी को आज नजर नहीं आया ममता बनर्जी के घर पे, या फिर वाई चैनल में भी अभी तक जहां तक खबर मिल पा रही है कि वहां पर भी कोई बड़ा चेहरा अभी तक मौजूद नहीं हुआ है। हालांकि कल ममता बनर्जी ने फेसबुक के जरिए ये कहा था कि सब कोई दोपहर 1 बजे तक वाई चैनल में पहुंचे और वाई चैनल में धरने के लिए वहां पर वो पहुंचते हुए वो लोगों के वाई चैनल में पहुंचने के लिए वो निर्देश भी दिए थे। हालांकि दोपहर 1 बजे तक बड़े चेहरे कोई नजर नहीं आया है और ममता बनर्जी इस वक्त घर से निकली हुई है। तो बहुत बड़ी बात है, आप बता रहे हैं कि ममता बनर्जी ने पब्लिक अपील की अपने सारे नेताओं, कार्यकर्ताओं, विधायकों, सांसदों से कि 1 बजे धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचना है, लेकिन कोई अभी तक वहां पर पहुंचा नहीं है। ये ओंकार सरकार बता रहे हैं। अभिषेक बनर्जी भी आएंगे वहां पर कि नहीं? देखिए, अभिषेक बंदोपाध्याय आज आएंगे कि नहीं ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कल जैसे कि अभिषेक बंदोपाध्याय को बुलाया गया था सीआईडी के तरफ से, उन्होंने सीआईडी को बताया कि उनके तबीयत सही नहीं है, इस वजह से वो नहीं पहुंच पा रहे हैं सीआईडी के दफ्तर। तो आज क्या अभिषेक बंदोपाध्याय इस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे, ये सबसे बड़े सवाल है, क्योंकि कल्याण बनर्जी के ऊपर भी हमला हुआ था। तो कल्याण बनर्जी आज सुबह कुछ देर पहले कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के घर पर भी पहुंचे और ममता बनर्जी के साथ ही इस वक्त वो धरने स्थल पर पहुंच रहे, उन्हीं के गाड़ी पर वो सवार है। तो क्या आराम से ओंकार, आराम से देखिए, गाड़ी में कुछ रुकावटें हो जी रुकावटें तो
इस वक्त क्या देखने वाली बात यही होगी कि क्या अभिषेक बंदोपाध्याय आज पहुंचते हैं या फिर नहीं, क्योंकि कल्याण बनर्जी के ऊपर भी हमला हुआ था, कल्याण बनर्जी के ऊपर पत्थर फेंके गए थे, उसके बाद भी वो आज पहुंचे हैं और आज वो वाई चैनल के लिए रवाना भी हो गए हैं। ओंकार आप हमारे साथ रहिए, ओंकार को स्क्रीन पे रखिए, आप जब भी बोलना चाहें, कोई कमेंट करना चाहें, ओंकार आप बोलिएगा। जो भी बातें अभी ओंकार ने बताई, ये 4-5 सीनियर नेता केवल यही ममता बनर्जी के साथ हैं, गाड़ी में उनके 3 लोग बैठे हुए हैं साथ में, इसके अलावा कोई और आदमी अभी तक ना दिखा है, ना उनके घर पर और ना धरना प्रदर्शन स्थल पर। सर क्या मतलब क्या है? हो सकता है प्रधानमंत्री जी की अपील को ध्यान में रखते हुए वो कम गाड़ियों के साथ जा रहे हों। देखिए मसला ये है कि हम ये अभी चर्चा कर रहे थे कि ममता जी जो है विरोध कर रही है वो ठीक है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर अपने घर में असेस करता है कि उसकी ताकत कितनी है। हम यहाँ पर कितनी बता रहे हैं, नहीं बता रहे, असेस करते हैं। और क्या आप उस असेसमेंट को एक्सपोज करना चाहते हैं? क्या ये नहीं हो सकता था कि ममता जी, क्योंकि एक तो इनको बहुत बड़ा मसला, क्या आज ये करना ही चाहिए था, क्या करना चाहिए तक नहीं, और दूसरा बड़ा इशू नहीं ना, अभिषेक बनर्जी की पिटाई, मतलब बंगाल का कुछ बड़ा मामला हो जाता है कि भाई सुवेंदु सरकार ने ऐसा कर दिया जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बंगाल में, वो एक बड़ा इशू हो सकता है। अभिषेक बनर्जी की या कल्याण बनर्जी की पिटाई कोई बड़ा इशू नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, पॉलिटिकल इशू नहीं जिसके लिए लोग खड़े हों। आप बंगाल का कोई बड़ा इशू लेकर आ जाते हैं कि वहां ममता जी के साथ शायद ज्यादा लोग ना दिखें और ये और एक्सपोज हो जाए घर की बात। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जो बन रहा है, बाकी तो वो वहां पर कितने लोग आ रहे हैं नहीं यार, और फिर उसमें जो लोग भी आएंगे उसके बाद जो पार्टी के लोग हैं, पार्टी के लोग भी तो आना जरूरी है ना, जो एमपीज हैं, कार्यकर्ताओं का आना जरूरी है। सौरभ, जब ऐसा आप कदम लेते हैं ना तो 2 ही स्थितियां होती हैं, या तो बहुत प्री प्लान्ड आप करते हैं या कई बार ऐसी चीज़ें डेस्परेशन में निकल जाती हैं। आपको लगता है कि जैसे पहले का आपको हैंगओवर यदि नहीं निकला है तब आपको लगता है कि नहीं, हम यदि यहाँ पर सड़क पर उतर जाएंगे, पहले मैं चप्पल पहन करके और सड़क पर उतर जाती थी कलकत्ता की गलियों पे, नहीं ममता बनर्जी ऐसे भी निकल जाती थी तो पीछे पीछे कम से कम एक हुजूम तो चल पड़ता था। क्या शब्द है, इंस्टिंक्टिव लेता है या व्हिमसिकल कहिए, जो कहिए, जो भी है वो निकल जाता है। बड़े बड़े शब्द होते हैं, लेकिन मिटियोरिक और क्या, लेकिन शब्द एक ही बात है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब आपके भतीजे को लोग विलन के तौर पर देख रहा है, सामान्यतः जब आपके पूरे राजकाज के प्रति लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है और वो गुस्सा सड़कों पर उतर पड़ा है, जब आप पूरे एक विलन के तौर पर आपकी स्थिति बन गई है पूरे प्रदेश के अंदर, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको 40% वोट मिला है, बिल्कुल आपको मिला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन मोटा मोटी आपकी जो तस्वीर थी वो आज धुंधली हो गई, उस पर कालिक पुत गई है। और ऐसे में ममता बनर्जी यदि वहां पर धरना प्रदर्शन देखना है तो अपने आप को एक्सपोज कर रही है फर्दर। यदि आज भीड़ नहीं जमा होती है तो इनकी हैसियत और भी आगे जाकर खराब होने वाली है। सौरभ जी, मुझे लगता है कि अब अगला सवाल अपने संवाददाता से पूछने का ये बनता है कि जो 20 विधायक आ रहे थे बैठक में वो अब आएंगे? ममता बनर्जी पहुंच गई ममता बनर्जी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अब यही है, ममता जी जो पहले जैसा अंदाज वो अपना रही हैं वो स्थिति तो है नहीं, और मुझे तो लगता है कि अब जो गिने चुने विधायक सांसद इनके साथ रहते भी थे वो भी अब नहीं रहेंगे। आप कह रहे हैं वो 20 जो इनकी बैठक में आए 80 में से 20 चाहिए, बताइए क्या अभी तस्वीर को जरा देखिए ना, वो भी तो टीवी लगा कहानी कुर्सी की देख रहे होंगे, ममता जी को देख रहे होंगे, बेचारी का ये हाल है 6-7 गाड़ी में जा रही। हर्षवर्धन जी देखिए अभी तस्वीर देखिए ना, तभी कितने लोग हैं, 50 लोग भी नहीं है। तो वो सिक्योरिटी भी तो होगी उनकी, भाई पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके पास सिक्योरिटी है, इतना तो रहेंगे ही रहेंगे, और कैमरा वाले मीडिया है, लोग कहाँ है वहां, उनके पास 5 लोग नहीं है। मैं ये कहूंगा सर कि अब ये टू अर्ली है, थोड़ा वेट करना चाहिए। ममता बनर्जी बंगाल में बैठे धरने पे और ना आए, मैं थोड़ा 2-4 लोग, आप ज्यादा उनको अभी भी ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, थोड़ा और समय बीत जाने दीजिए। ये स्टाइल किसकी होती है? अभी हम लोग कह रहे थे ना कि वो चाहेंगे कि उठा ले पुलिस, ये मोदी शाह हैं, इन्होंने तो शाहीन बाग से लोगों को नहीं उठाया, वहां घेरा बना देंगे, बैठे रहिए 20 दिन 50 लोग। अंग्रेजी में एक कहावत है, आप समझिए ना, बैठे रहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, थका देंगे इनको। आई विल गिव यू लॉन्ग रोप टू हैंग योरसेल्फ। बिल्कुल, बस ये आपकी रस्सी जो है ना इतना लंबा दे देंगे ना, आप अपने आप फंसने लगा करके मर जाएंगे। शायद राहुल जी का संविधान तो नहीं किया, नहीं वो तो लाल होता है, ये कुछ और है, कोई किताब भी हाथ में होगा, लेकिन और कुछ वो वहाँ कोई महापुरुष की प्रतिमा है उनका, वहां पर पहले फूल चढ़ा रही है, और उसके बाद फिर वो अपना धरना जो है वो शुरू करेंगी। ममता बनर्जी पे खबर एक बार फिर बता दूं आपको,
ममता बनर्जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बीजेपी पे आरोप लगाया कि डरा धमका के मेरी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, मेरे लोगों को पुलिस कह रही है कि छोड़ दो ममता बनर्जी को। और उसके बाद उनकी पार्टी के ज्यादातर विधायक रात में अलग गुट बना के मिले, विद्रोही सारे विधायक हो गए। और उसके बाद ममता बनर्जी आज यहां आई हैं, उन्होंने पब्लिक अपील की कि सब लोग आए मेरे साथ, और कितने आए सब लोग में से वो आप देख रहे हैं। ओंकार सरकार के पास एक बार फिर चलते हैं। अभी ये किस जगह पर पहुंची है ममता बनर्जी जहां पर वो पुष्प अर्पित कर रही थी? जी देखिए, इस वक्त ममता बनर्जी रेड रोड पर पहुंची हुई है और रेड रोड में BR अम्बेडकर की मूर्ति पर उन्होंने माला भी दी है, श्रद्धा भी अर्पण की है और उसके बाद ममता बनर्जी अभी निकल रही है। दीदी दीदी दीदी, लोकतंत्र की लड़ाई पे आप शामिल हो दीदी? दीदी कोई जवाब नहीं दिया ममता बनर्जी जी ने ओंकार के सवाल का। दीदी मीडिया से बात नहीं कर रही है ममता बनर्जी। क्या बीजेपी की तरफ से आपके पार्टी तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है? दीदी दीदी, कॉन्स्टिट्यूशन को लेते हुए आज का प्रोटेस्ट शुरू कर रहे हैं। दीदी क्या करूं सर? आज 21 सुबह तापस है, तापस का रिपोर्टर। पता नहीं सर, एक बार देख लीजिए। सांप को मारना चाहिए तो पूरी तरीके से। दीदी, क्या बीजेपी आपकी दल को तोड़ने की कोशिश कर रही है? तो इस वक्त ममता बनर्जी BR अम्बेडकर के मूर्ति में माल्यार्पण करते हुए, प्रतिमा पे माल्यार्पण करते हुए, वो फिलहाल जैसे कि जाना जा रहा है कि यहाँ से सीधा वो पहुंचेंगी गांधी मूर्ति और गांधी मूर्ति में भी वो। ओंकार, आप अपनी गाड़ी में बैठिए, आपको भी वहां पहुंचना है, आप बैठिए अपनी गाड़ी में। अभी BR अम्बेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद ममता बनर्जी जो है वो आगे निकली हैं। ओंकार सरकार वहां मौजूद थे, अब वो वहां से जहां वो उनको धरना देना है उस जगह पर वो जा रही है। ओंकार लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे। गांधी की मूर्ति पर अभी गांधी जी की प्रतिमा पर भी जाके वो संदेश खाली में तो गांधी जी का ही आशीर्वचन ले रहे थे। वसीरहाट में, मालदा में जो किया था वो सब तो गांधी जी की ही प्रेरणा से। एक बार बैठ जाए गाड़ी में। मैं वो जो आपने सवाल उठाया ना, मैं वो पूछना चाहता हूं इनसे कि अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ, पब्लिक सेंटिमेंट क्या है? भाई रिपोर्टर तो हर आदमी से बात करता है, दोनों तरफ के लोगों से बात करता है, आम जन से बात करता है। हो सकता है ना, वो बड़ा इशू नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि उस मुद्दे पे इतनी जान ही नहीं है? जान ही नहीं है, मेरे हिसाब से तो पॉलिटिकल इशू नहीं है। एक बार मैं फिर से बोल दूं, मैं गलत साबित हो जाऊंगा तो मैं मान लूंगा कि मेरी गलती हो गई असेसमेंट में। अभी जो हाल दिख रहा है, आप यकीन मानिए ममता बनर्जी थकने वाली है बहुत। अगर जरा सी भी क्षमता, ताकत, इनकी अपील में थोड़ा सा वो अट्रैक्शन होता तो ये इतने लोग नहीं होते। अब तक लोग दौड़ते हुए चल रहे होते, या जिस मोहल्ले से निकलने वाली है वहां, क्योंकि सबको पता होगा इनकी पार्टी के जितने ग्रुप होंगे, पार्टी के जितने फोरम होंगे, सबको फोन किया गया होगा, भैया ममता जी निकलेंगी, घर से निकलेंगी तो यहां अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, फिर गांधी जी की प्रतिमा। वो रास्ते पे कहीं कोई दिख ही नहीं रहा। देखिए क्या सन्नाटा है। उनके साथ जितने लोग हैं उससे ज्यादा तो रिपोर्टर है, रिपोर्टर है और पुलिस के लोग हैं, सिक्योरिटी के लोग हैं। ममता बनर्जी का पूरा जो क्षरण हो चुका है, उनकी ऊर्जा, उनका कोई प्रभाव वो नहीं बचा हुआ है। और मुझे लगता है कि ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसके बदले उनको बैठकर, जो हम लोग बार बार कहते हैं कि कई बार ये कहा जाता है जिन गांधी जी पे जा रही हैं तो कभी साबरमती आश्रम जाए अहमदाबाद में, तो वहां लिखा हुआ है कि गांधी जी को सलाह दी गई कि 1 साल के लिए या तो आप चुप हो जाइए या निकलिए भी बाहर, तो बोलिए मत, लोगों से फीडबैक लीजिए, तब तो आपको समझ में आए ना कि आंदोलन में कहां गड़बड़ लगी। ये गांधी जी की बात में ओंकार, आप तक आवाज आ रही है? अपराध करके आई हैं। ओंकार हैं हमारे साथ क्या? ओंकार, उनको शायद ऑडियो नहीं जा रहा है, चेक कर लीजिए। अब ममता बनर्जी आगे धरना स्थल की तरफ बढ़ती हुई इस वक्त आपको दिखाई दे रही हैं। हम ये इंतजार कर रहे हैं कि ममता बनर्जी के साथ कितने लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं, या पार्टी वाकई ममता बनर्जी के हाथ से जा चुकी है। ओंकार, आपसे मैं ये समझना चाहता हूं कि आमतौर पर कि आप ममता बनर्जी के साथ को, अच्छा शायद उस जगह पर पहुंच गए इसलिए वो गांधी ओंकार वो गाड़ी से भी उतर गए हैं, गाड़ी से उतर के उसी तरफ जा रहे हैं जहां पर ममता बनर्जी जा रही हैं इस वक्त। तो बात तो वैसे ही ठीक है भाई, ममता बनर्जी पब्लिक अपील के बाद निकले घर से, और 1 गाड़ी 2 गाड़ी साथ में केवल चल रही है, उनके हर जगह स्वागत सत्कार होता आमतौर पर। तो समीर जी,
निश्चित रूप से, लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़े नेता ये देखता है कि भाई अब मेरी ताकत कितनी बची है, वो तोलता है ना। इसी तरीके से तो उसको अंदाज लगेगा कि मेरे साथ कौन है इस समय और मुझे भविष्य की रणनीति और राजनीति कैसी करनी है। जब उसको पता है कि उसके 50 विधायक उसको छोड़ के गए, सांसद छोड़ने की स्थिति में है, तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी बहुत इंतजार करने की स्थिति में नहीं है। वो देखना चाहती है कि भाई कौन मेरे साथ है और कौन नहीं है, जनता का सेंटिमेंट कितना मेरे साथ है, मेरे कार्यकर्ता मेरे कितने साथ है, मेरे सांसद मेरे विधायक कितने मेरे साथ है। और मुझे लगता है इसके बाद वो तय करेगी मुझे राजनीति में आगे अब कैसे बढ़ना है। वो अपनी ताकत को तौल रही है कि इस समय मेरी अपील पर कितने आम जनता आती है, मेरे कितने कार्यकर्ता आते हैं, मेरे कितने सांसद, मेरे कितने विधायक साथ आ रहे हैं, और भविष्य के हिसाब से मुझे लगता है वो आगे की रणनीति तय करेगी। मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी अब कहीं से भी प्रासंगिक रहने वाली। कहानी कुर्सी के दर्शक ने पूछा है, कल्याण बनर्जी को तो खून निकल रहा था, वो पट्टी का हट गई। ये रहे सामने कल्याण बनर्जी दिख रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, बोले उनका पट्टी आप लोग घर में ममता बनर्जी को देखने गई थी तो सर पे ये चौड़ी मोटी पट्टी बनी हुई थी इनके। नहीं, गहरी चोट अंदर लगी। कमल मित्रा दिखाई दे रहे हैं पीछे, मैंने वो कुणाल घोष है और ये कमल मित्रा बता तुझे, ये जो आपको पीले कुर्ते में दिख रहे हैं, इन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया पुलिस के लिए चुनाव अभी 4 दिन पहले कि तुम मेरे पैरों में पड़े होगे, तुम लोग पुलिस के लिए उन्होंने कहा तुम हमारे पैरों में पड़े होगे। और उसके बाद इन्होंने माफी मांगी कि हमसे गलत बात निकल गई। मैं कह तो रहा हूं कि आप जरा सोचिए, ये देश के लोगों के लिए, पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए क्या दृश्य है कि ममता बनर्जी 4-5 लोगों के साथ ऐसे कोलकाता की सड़कों पर घूम रही हैं। ममता बनर्जी जब चलती थी तो 20 आकर्षक महिला नेत्री, 50-100 उनके अगल बगल चलने वाले लोग और पीछे हुजूम चला करता था। गाड़ियां निकल रही, गाड़ियां निकल रही, गाड़ी रुक नहीं रही, कोई रुक नहीं रहा। ओंकार यही 5 लोग दिख रहे हैं बस ममता बनर्जी के साथ। जी देखिए, फिलहाल तो जैसे देखा जा रहा है कुणाल घोष, कल्याण बनर्जी, दोला सेन यही सब देख रहे हैं और वाई चैनल में कौन कौन पहुंचा है यही देखने वाली बात करने की ओंकार, कोशिश कीजिए बात करने की। वो गांधी प्रतिमा के सामने पहुंची है और ममता दीदी उसको पकड़ना है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर, अच्छा हुआ ये हमारी टीम ने स्क्रीन पर डाल दी, जो आप त्रिपाठी जी कह रहे हैं। ऐसे हाँ, कहीं कंफ्यूज ना हो, ये अभी आज का नहीं है जो आपकी दाहिनी तरफ आपको दिख रहा है, ये इस पे लिख दीजिए पुराना है ये आर्काइव। ऐसे चलती है ममता बनर्जी, चलती थी, ऐसे होता था उनका पैदल मार्च। चुनाव आयोग के खिलाफ जो किया था। जी ओंकार बोलिए। ये नहीं दिखाएं तो जी सौरभ जी, इस वक्त गांधी प्रतिमा में माल्या अर्पण करने के बाद ममता बनर्जी फिर से निकल रही है और वाई चैनल पे वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर उनके गाड़ी पर कुणाल घोष, मदन मित्रा और उसके साथ साथ कल्याण बनर्जी मौजूद है। तो वो फिलहाल वाई चैनल में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वाई चैनल में 4 मई से पहले लिख दीजिए पुराना वीडियो। हालांकि उनको यहाँ पर धरना प्रदर्शन का कोई परमिशन तो नहीं दिया गया है, लेकिन अभी क्या हालात बनते हैं इस जगह पे यही देखने वाली बात होगी। तो आप देखिए, फिर गाड़ी में बैठ के ममता बनर्जी आगे धरना स्थल की तरफ बढ़ चुकी हैं। ये तस्वीर मैं आपसे कह रहा हूं, 4 मई से पहले की तस्वीर देखिए और आज की तस्वीर देखिए आप। आज गिनती के 5 लोग चल रहे हैं ममता बनर्जी के साथ, और 4 मई से पहले कैसे ममता बनर्जी के साथ हुजूम चला करता था। मैं तो अभी भी फिर भी थोड़ा सा कॉशियस होकर बात कर रहा हूं कि क्या पता धरना स्थल पर लोग इंतजार कर रहे हो। 1 किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ से, 1 किलोमीटर में यहाँ से वहां पहुंच जाएंगे 3 मिनट। तो बस आप बात सुनते रहिए, इतने में वहां पहुंच जाएंगे। हम लोग तो हिंदू परंपरा मान्यता को मानने वाले लोग पुराना वीडियो लिख दे। लिखा है सर 4 मई से पहले का, 4 मई लोगों के दिमाग में जल्दी नहीं, नतीजों से पहले का, चुनाव के नतीजों से पहले ये था, रौला था उनका, जलवा था। तो वो जो पंक्तियां है ना कि मनुज बली नहीं होत है, समय हो तो बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, खत्म हो गया सब। वो संदर्भ दूसरे थे, लेकिन इन्होंने तो जो कुछ किया और लगता था। धैर्य रख लीजिए ना। नहीं, मैं कह रहा हूं सौरभ जी, ट्रम्प से बहुत सिखाया है नहीं, मैं मान लूंगा भाई कि ममता जी का कुछ स्पार्क रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है
मुझे जो जब लग रहा है वो तो बोलना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि ये तो एक्सपोज हो रही है। हर्षवर्धन जी, कितनी भी भीड़ होगी तो 10,000 तो नहीं होगी ना। आप मान लेते हैं समीर जी 1,500 की बात पे 2,000। नहीं आप बात गौर कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या पता ममता बनर्जी ये देखना चाहती हूँ कौन मेरे साथ है बड़ा कौन नेता नहीं। यही करता है, बड़ा नेता इस समय तोलता है अपनी ताकत को कि भाई मेरे कार्यकर्ता कौन से साथ है, बड़ा- सांसद विधायक साथ बड़ा है, नेता- जनता में रिस्पॉन्ड क्या मिल रहा है और उसके हिसाब से वो अपनी राजनीति तय करेगा बड़ा आगे से। नेता तौलता तो है, लेकिन वो ये घर में जाके तोलता बैठ है। जाए और मान लीजिए 100, 200, 400, 1000, 2000 लोग आ ही जाएं और उनको 3 दिन 4 दिन धरने पर बैठना जाए तो 1000 से संख्या फिर यही 5 रह जाएगी। और क्या आपको लगता है शुभेंदु अधिकारी और अमित शाह इस स्थिति को नहीं देख रहे होंगे? नहीं, क्या बंगाल की जनता नहीं देख रही होगी कि ये महिला जो चलती थी, जो 10,000 की भीड़ चला करती थी ब्रिगेड मैदान पर, वो शतरंज जैसा मंच बनता था, बिसात जैसा, इधर से उधर घूम घूम कर और पूरा मैदान भरा होता था। आज स्थिति जरा देखिए, ये कर्म है ना। अब इसके बाद भी अगर आ जाएं तो मैं तो उसको चमत्कार मानूंगा। आप मास लीडर अब नहीं रही वो मास लीडर, देश में मास लीडर जिन भी गिनती के नाम होते नहीं, एक चुनाव हार लेकिन जिनकी ताकत से आप बनी, लोगों ने कहा मां माटी मानुष, उस पर स्वीकार किया। मां आरजी कार संदेश खाली से ज्यादा मां पर हमला कौन सा होगा? माटी, बंगाल की संस्कृति पूरी तरह से खत्म हो गई। मानुष, बंगाल के आदमी को इतने गर्त में डाल दिया कि फैक्ट्री छोड़ छोड़ कर चली गई, तीनों खत्म हो गया। कौन इस महिला पर यकीन करेगा? कौन आएगा इनके पीछे बताइए? ऐसा नहीं है। देखिए मसल फ्लेक्स करने वाला मास। भाई 40% वोट मिला है, 40% मिला वोट है, मिला है। 40%। मैं आपको कह रहा हूं, एक तो बड़ी गलती पॉलिटिकल इशू ही नहीं है जिस पर लोग खड़े मैं तो कहता हूँ 40% मेन जगह पे पहुंच गए, देखिए पहुंच गई वहां पहुंच गई, वहां कुछ भीड़ दिखाई दे रही है। अच्छा रिपोर्टर आ गई, यहाँ भी रिपोर्टर हैं ज्यादा, पीछे देखते हैं क्या बड़ी भीड़ आ गई रिपोर्टर्स। धरना स्थल पर आ गई है वो, कुछ नारेबाजी तो हो रही है वहां पर। जरा दे दीजिए पूरा साउंड। एकदम ममता बनर्जी के खत्म होने की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि खत्म ही हो गई। भाई झंडे डंडे आ गए हैं, कार्यकर्ता कुछ तो पहुंचे हैं ममता बनर्जी के साथ। ये धरना स्थल की तस्वीर है। अब क्या यहां से ममता बनर्जी कितना माहौल बना पाएंगी? ये सब हो रहा माहौल बनाने के लिए। मुद्दा छोड़ दीजिए इस वक्त आप। ममता बनर्जी खत्म हो गई, ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई, ममता बनर्जी की पार्टी हाथ से चली जाएगी। इस सब माहौल के बीच ममता बनर्जी आज ये आप कह सकते हैं टेस्टिंग द वाटर्स। ममता बनर्जी वो कर रही हैं। अब देखिए कितने लोग खड़े हैं उनके साथ। कुछ एक भीड़ भाड़ तो कुछ है, मर्जी है तो हो जाने दीजिए। अभी तो मीडिया बहुत है, अभी तो रिपोर्टर्स की संख्या, उनके लोगों की संख्या ज्यादा है। अभी थोड़ा प्रतीक्षा कर लेते हैं, अभी तुरंत आए हैं। एक चुनाव से कोई देखिए पॉलिटिकल लीडर्स को भेद करना चाहिए। नेता कितने आएंगे ये आज इस वक्त ये इंपॉर्टेंट है। कार्यकर्ता तो आ जाता है। मैं कह रहा हूं ना नेता आएंगे ना जनता आएंगे। जो आए हैं वो अभी उनको थोड़ी देर टिकने दीजिए। अगर ये 48 घंटे आंदोलन इस तरह से चला लेंगे तो फिर तो हम मान लेंगे ना कि ये बड़ी नेता है। 48 घंटे तो आपने सोच लिया, हो सकता है वो 48 मिनट के लिए आई हो। अब ये तो फिर तब तो फिर बड़ा अच्छा है। तब तो escape रूट उन्होंने खुद तैयार किया। घंटा भर बैठने के लिए आई है, उनके मन में तो क्या है तो नहीं मालूम। अब मन वाली बात तो कहां समझ में आती है। वैसे देश आजकल पॉलिटिकल लीडर्स को देश आजकल सिर्फ मोदी खारिज करना ठीक नहीं होता कि एक घटना से आप खारिज कर दें। मैं तो कह रहा हूं कि ये एक बड़ा इशू उस तरह का नहीं था जिस पर लोग खड़े हों। ममता जी को थोड़ा सा इंतजार करके शुभेंदु सरकार के खिलाफ कोई बड़े फैसले पर या किसी मसले पर करना चाहिए था प्रदर्शन। ये तो ममता जी की कॉल है, बस मुद्दा भी छोड़ दीजिए ना अब तो। नहीं तो कॉल किस पर होती है? मैं जा रही हूँ, बस मैं जा रही हूँ, वो नहीं होता। कौन लेकिन किसको आना है फिर मेरे भी ये साथ? मानकर चलिए कि उनके पास 40% वोट रहा तो आप उसको, और मैं तो वैसे ही पॉलिटिकल लीडर्स को फिनिक्स के तौर पे देखता हूँ। वो एक घटना से एक उससे नहीं होता, सब लोग होता है आज। और अभी इलेक्शन का रिजल्ट आया है, उसके तुरंत बाद ये हो रहा है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि उनको असेस करना चाहिए था कि क्या वहाँ पर लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। और यदि ममता जी बैठती हैं तो इसकी मुझे कोई संभावना नहीं लगती कि ये सरकार उनको अरेस्ट करे। नहीं, क्यों चाहेंगे? अरेस्ट तो वैसे भी नहीं करेगी। इस जगह की परमिशन दी गई है। ओंकार बता रहे थे ना, पुलिस ने उनको वर्बल परमिशन दी है कि इस जगह पर आप प्रोटेस्ट कर सकती हैं। अब ये तामझाम ज्यादा बढ़ गया, मान लीजिए भीड़ आ जाती है, कोई वहां पर रोड ब्लॉक हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो बात बढ़ेगी आगे। देखिए अगर इसको यूं देखें, शुभेंदु अधिकारी को भी बहुत अच्छे से पता है, तो क्या वो ये प्रयास नहीं करेंगे कि ममता बनर्जी जहां पर हैं वहां बैठें और लोग देखें कि भीड़ धीरे धीरे छट गई। सबसे ठीक तरीका किसी नेता की ताकत को खत्म करने का है कि वो बैठा हुआ है और उसके पास
शुरू में 1000-2000 लोग आए, बड़ा अच्छा लगता है भाई, ममता बनर्जी इतनी ताकतवर नेता। उसके बाद धीरे धीरे भीड़ छटनी शुरू हो गई। और ये अगर टीवी चैनलों पर दिखेगा, ये अगर सोशल मीडिया के माध्यम से जाएगा, तो फिर आप जरा सोचिए कि लोगों के मन पर क्या असर पड़ेगा। आम जनता नहीं आती, कार्यकर्ता और विधायक अपने ट्रकों में, बसों में भर के लाते हैं। जो रेलवे में जो आते हैं लोगों को भर के लाया जाता है, यहाँ भी लोगों को लाया जाएगा, बिठाया जाएगा। 6 घंटे 8 घंटे बैठना है आपको, पैसे तय होते हैं, उनका खाना पीना तय होता है। विधायक लेकर आएगा। अभी वहां पर जो कलकत्ता कॉर्पोरेशन है उनका बड़ा होल्ड है, 80 में 20 के अलावा फोन ही नहीं उठ रहा है। यही उद्धव ठाकरे के लिए कहा गया था कि उद्धव ठाकरे को बीएमसी में उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। देखने पड़ेंगे नेता कितने आते हैं। नहीं, बीएमसी में भी उद्धव ठाकरे के लिए कहा गया था कि उद्धव ठाकरे को बीएमसी में उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। 70 सीटें लेके गया, बीजेपी अपना मेयर नहीं बना पाई। उद्धव ठाकरे शिवसेना 29 पे आके टिक गई। पार्टी ऐसे चुनाव से टूटने से खत्म नहीं होती है। इंपॉर्टेंट यही है। बस इंपॉर्टेंट है समीर कितने जी, आते आप तो महाराष्ट्र को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने पहली लाइन में कहा था, महाराष्ट्र और बंगाल की और शिवसेना और तृणमूल की तुलना मत कीजिए। शिवसेना आइडियोलॉजिकल बेस पर बनी हुई पार्टी, बाला साहब ठाकरे की पार्टी है, टूटते टूटते यहां पहुंची है। उसका कैडर है, उसका शिवसैनिक है और वो निष्ठावान है। लेकिन तृणमूल का कोई उस तरह का निष्ठावान नहीं। इनका तोलाबाजी का नेटवर्क था, सिंडिकेट था, क्लब कल्चर था, वसूली था, गिरोहबाजी था। दोनों में बहुत अंतर है। 40% निष्ठावान है। 15 साल का इतना भ्रष्टाचार देखने के बाद 40% अगर दोबारा पोलिंग नहीं होती तो जहांगीर खान विधायक होता और आप कहते कि उसको भी इतना वोट मिला है, जहां से अभिषेक बनर्जी 7 लाख 10 लाख वोटों से जीते हैं, जो लोकसभा में कहते हैं कि इससे ज्यादा जीत के दिखाओ अमित शाह, नरेंद्र मोदी। नहीं, वही 30% था, लेकिन 3% हो गया जहांगीर खान का। वही तृणमूल कांग्रेस पार्टी थी ना, जहां पर इतने वोटों से जीत करके आती थी, वहां पर 3% वोट तृणमूल कांग्रेस को मिला। अब वो तस्वीर बस आ जाए कि ममता बनर्जी कहां बैठी है। जहां कैमरे दिख रहे हैं आपको, कैमरों का मुंह जिधर है उधर ही ममता बनर्जी है। देखिए, तस्वीर नहीं दिख रही है उनकी अभी। देखिए सौरभ, 1000-1500 कार्यकर्ता कलकत्ता की सड़कों पर ममता बनर्जी के लिए न खड़ी हो, इसकी तो कल्पना हमें नहीं करनी चाहिए। कभी भी नहीं होगा, नहीं होगा। आखिर देखिए, 1000 कार्यकर्ता सर, कलकत्ता में प्रदर्शन का कोई पैमाना ही नहीं। मैं वैसी बात, कम्युनिस्टों से लेकर आज तक वहां भीड़ निकलती थी, पूरा रेला चलता। मैं वैसी बात को कह रहा हूं कि देखिए, वो मुख्यमंत्री रही हैं, 40% वोट मिला है, और कलकत्ता की सड़कों पर उनके साथ 1000-1500 लोग नहीं आएंगे उनके धरना स्थल पर, ऐसा नहीं होगा। एक बार जरा वहां का महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके एमएलए और एमपी कितने वहां पर उनके साथ आकर एक बार जरा आवाज दिखाई सुनाइए वहां की, क्या हो रहा है जरा देखें, कार्यकर्ता भी क्या बोल रहे हैं। ये देखिए, वो दिख रही ममता बनर्जी सामने खड़ी हुई है, वो तो शेड जैसा है, शेड, उसके नीचे ममता बनर्जी बैठी है। और ये देखिए पीछे आप तो मीडिया कर्मी बहुत है वहां पर, पीछे कुछ लोग हैं। अरे इसमें एक बात और ना आपको, वो बात आप ठीक कह रहे हैं, लोग भी हैं इसमें सर, इसमें लोग बहसबाजी हो गई है। इसमें एक भेद और कीजिए सर, ममता बनर्जी पब्लिक स्पेस में पार्क में जाके बैठेंगे, कितने ऑन लुकर्स भी आ जाएंगे। मतलब जो लोग वैसे ही जाते हैं, तमाशबीन में कहना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन जो लोग उत्सुकता वजह आ जाते हैं, ठीक बात, वो भी बहुत लोग होंगे। नहीं, मुझे लगता है पहले तो ये पता चले कि जो अभी मैंने कहा, तो आपने किसने कहा ना कि वो कितनी देर बैठने के मूड में। अगर प्रतीकात्मक धरना करके चली जाने वाली हैं, तब तो शायद असेसमेंट भी नहीं हो पाए। अगर ये बैठे यहाँ कहें कि भाई ये राज ठीक नहीं, इसके खिलाफ एड्रेस कर रही है, उन्होंने माइक्रोफोन हाथ में लिया है। इतना है कि कैमरे भी जो है वो उनकी आवाज पकड़ नहीं पा रहे हैं। बोल रही है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। वो यही कहेंगे मेरी पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है, मेरे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, डॉक्टरों को डराया धमकाया गया, अभिषेक को भर्ती नहीं करने दिया अस्पताल में। कहेंगे मेरे भतीजे के साथ मारपीट की गई, बीजेपी के लोगों ने मारा, कल्याण बनर्जी को मारा। वो कहेंगे मेरे पार्टी के दफ्तर तोड़े जा रहे हैं। कल्याण बनर्जी बगल में
साक्षात खड़े होंगे। ऐसा है कि महाभारत हुआ था तो धृतराष्ट्र अंधे थे, ठीक है, और गांधारी भी पट्टी बांध ली थी, इसीलिए दुर्योधन पनपा। वही अभिषेक बनर्जी की स्थिति है। आज ममता बनर्जी निकल रही हैं, ममता बनर्जी को शर्म नहीं आ रही है कि संदेश खाली में क्या क्या होता था, कैसे महिलाओं के वहां पर बलात्कार होते थे और हत्याएं होती थी। तब इनको सड़कों पर कभी नहीं सूझा कि हाँ हम उन महिलाओं के पक्ष में आकर के खड़े हों। ऐसे लोगों के साथ कितनी बंगाल की जनता आज जाकर के खड़ी होगी, देखते जाइए जरा सा। अब क्या इरादा लेके आई ममता बनर्जी, कितनी देर यहाँ वो बैठेंगी, क्या बस भाषण देकर के वो चली जाएंगी या यहीं बैठी रहेंगी कहीं काफी देर तक, ये भी देखना होगा। परमिशन कहा तो जा रहा है दी गई है उनको, लेकिन परमिशन भी कोई इंडेफिनेट परमिशन नहीं होती है, कुछ वक्त के लिए हो सकता है दी गई हो, कुछ घंटे के लिए आई है, 1-2 घंटे रुक के चली है। हाँ, क्या मतलब कोई टकराव की स्थिति बनेगी क्या इनके और पुलिस के बीच में, टकराव ये देखना होगा। लेकिन देखिए ममता बनर्जी का जो तेवर है उसमें तो मुझे लगता है कि वो टकराव ही चाहेंगी यहाँ पर, मेरा अपना आकलन है, और वो चाहेंगी कि यहाँ पर देर तक बैठे, चाहेंगी कि आप ऐसे कुछ भी कहिए, इतनी बुरी हार पार्टी टूटने की कगार पे, मैं फिर इसके बाद भी ममता बनर्जी जिस बात के लिए, हाँ वो शब्द मैं जो ढूंढ रहा था मर्क्यूरियल, हाँ, कुछ भी कर देना पल भर में, हाँ, आज दिखाई दे, आज 2 घंटे 1 घंटे लगभग 40 मिनट से तो हम बात कर ही रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। ममता बनर्जी इसलिए आई कि पूरे बंगाल के अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहती है कि अभी मैं हूँ, मतलब ये मत मान लो कि मैं घर में बैठ गई हूँ, हार गई हूँ, डरी हूँ, मैं सड़कों की राजनीति करके राजनीति में आई थी, और आज भी मैं भले ही पार्टी टूटने की कंगार पे मैं चुनाव हार गई हूँ, मैं जनता के बीच में जाती हूँ। और ममता को पता है मैं जाऊंगी तो पूरा हिंदुस्तान का मीडिया कवर करेगा, बंगाल का हर घर का मीडिया कवर करेगा, महिलाएं घर बैठ के ममता को देख रही होंगी। ममता यही चाहती थी कि मैं 2 घंटे रहूंगी तो पूरा बंगाल का मीडिया मुझे अटेंशन देगा, चर्चा मेरी होगी, तो मालूम पड़ेगा कि ममता बनर्जी कौन है। मैं हारने के बाद भी हिम्मत नहीं आ रही, मैं जनता के बीच में हूँ, और वो इसी तरह की राजनीति करके आगे बढ़ने वाली महिला है। आपके हिसाब से बहुत अच्छा किया और करना चाहिए नेता को। मेरे समझ तो से कल ही हम भी बात करते, ममता बनर्जी कहाँ है, क्यों घर के बाहर निकल रही है, घर में क्यों डर के बैठी है। उसने बताया कि तो आप जो भले ही मैं चुनाव हार गई हूँ अपने क्षेत्र में, मैं जनता की राजनीति करती हूँ, जनता के बीच में आके बता रही है। यही नेता होता है कि हारने के बाद भी जो हिम्मत नहीं हारता, जनता के बीच में जाता है। तो जनता करेगी ना कि ममता बनर्जी राजनीति में रहेगी कि नहीं रहेगी, वोट तो जनता देती है। 40% वोट है, हो सकता है अगले चुनाव में ममता बनर्जी 10% वोट पार्टी बचानी है, निश्चित रूप से राजनीति करना है, पार्टी बचाना है, राजनीति करना है, अपने वोट बैंक को कैडर करना है, भविष्य की राजनीति को तैयार करना है। तो हाथ पे धर के तो बैठेगी नहीं। तो मुझे लगता है कि अच्छा प्रयास है ममता बनर्जी का। एक गांव की कहावत है, सांप को अधवारा नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो काम हुआ है वो मुझे लगता है लॉजिकल परिणति जिसको कहते हैं ना, उस उपसंहार तक ले जाना बहुत जरूरी है। आवाज आ रही है उनकी, जब सुनाइए जरा। इनके साथ भी बहुत होता है। আমাদের বিশ্বাস আছে যে বাংলায় ভোট লুট করা হয়েছে, বেআইনিভাবে আমাদের এমএলএ থেকে শুরু করে কাউন্সিলর থেকে শুরু করে কন্টেস্টিং ক্যান্ডিডেট থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে মিউনিসিপাল থেকে শুরু করে এবং পুলিশ ভূমিকা থাকছে, গভর্নমেন্টের কথায় সরকারের কথায় দিল্লি করে পাখি নাচছে, তৃণমূল কংগ্রেসটাকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছে। যাতে আপনারা ভাঙবার চেষ্টা করবেন। थोड़ा आवाज और तेज कर दीजिए। আমাদের এখানে প্রোগ্রাম চলবে, আমাদের নেতৃবৃন্দরা বলবেন আপনারা যে যেরকম পারবেন জায়গা আছে বসে পড়ুন। আমি পুলিশকে বলবো और ममता बैठ गई हैं। আমার বাড়ি থেকে দুটো तो
वे धर्मतला में ममता बनर्जी का प्रदर्शन इस वक्त आप देख रहे हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर रही हैं। आवाज बहुत साफ नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार इतना सुनाई दिया तो बीजेपी सरकार पर ही वो बोलेंगी। वाई चैनल इस इलाके का नाम है। यहां ममता बनर्जी धरने पर बैठी हुई हैं, लेकिन बड़े नेताओं में उनके इर्द गिर्द 4-5 लोगों के अलावा कोई बड़ा नाम नहीं दिखाई दिया। उनके 29 सांसद हैं, 80 विधायक हैं, 29 सांसद लोकसभा के, राज्यसभा के बहुत सारे सांसद, 13 सांसद। सांसदों में वहां केवल एक डोला सेन, कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा भी नहीं है, केवल ये 2 लोग दिखाई दिए। भुआ मोइत्रा नहीं है वहां पे, नहीं है वहां पर, सागरिका घोष नहीं है, नहीं दिखाई दी वहां पे। और ये नहीं कह रहा हूं कि वो मन बदल गया सभी का, लेकिन यहां तो नहीं है कभी। वो भी नहीं जिनको भी भेजा कि वकील जो सुप्रीम कोर्ट में है, वो भी नहीं दिख रही है। तो गुरुस्वामी वही 4-5 लोग ही इनके इर्द गिर्द हैं। और भीड़ का जहां तक सवाल है, ममता बनर्जी के लिए 1000-2000 आदमी कुछ भी नहीं है सर। मुझे लगता है कि देखिए ये तो अभी धरने पे बैठी है ना, अभी इसकी थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। जैसे वहां से एक अंदाजन जो वहां, क्योंकि हमारे रिपोर्टर हैं, तो बताया गया 1000 के करीब लोग, इतनी भीड़ है वहां पे। तो इतना तो हो ही जाता है, इतना तो ममता जी के नाम पर यूं ही होगा। इतने तो बड़े नेताओं के घर पर टाटा देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। एक चीज तो पहले समझ में आया ना, ममता बनर्जी का मकसद कितनी देर बैठने का है, क्या एजेंडा लेके वो चलने जा रही है। क्या वो इसको कहेंगी कि राज्य में कानून व्यवस्था कोलैप्स हो गई है, हम अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के जो भी लोग हमलावर थे उनको पकड़ने के लिए, उनकी गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, उसके लिए बैठ रहे हैं? क्या कुछ एजेंडा लेकर वो बैठेंगे, या प्रतीकात्मक तौर पर एक अपने वर्कर को कि ठीक है हमारे पास 1000-2000 लोग आए और उसके बाद वो वापस लौट जाएंगे? क्योंकि इतने भर से कोई बहुत भरोसा लौट आएगा मुझे नहीं लगता। अभी तो भाषण हो रहे हैं, देखिए अब मदन मित्रा ने माइक हाथ में ले लिया है, तो सर अभी चलते रहेगा ना, लोग बोलते रहेंगे, भाषण देंगे। आमने सामने लोग हैं, मीडिया बहुत बड़ी तादाद में वहां पर इस वक्त मौजूद है। ममता बनर्जी ने एक छोटा 5-10 मिनट, 10 मिनट का एक मुश्किल से, उन्होंने 10 मिनट भी नहीं बोले, 10 मिनट नहीं, 2-3 मिनट ही बोले, और छोटा सा उन्होंने संबोधन किया और उसके बाद वो अब धरने के ऊपर बैठ गई है। अभी इस वक्त मदन मित्रा वहां पर बोल रहे हैं। हो सकता है अभी वो पहुंची हैं कलकत्ता में, उनके और नेता होंगे, वो भी आ जाए होंगे, हो सकता है वो आ जाए। अभी कलकत्ता तो बीजेपी पहली बार जीती है ना, कलकत्ता तो ममता बनर्जी के नाम पे ही जाना जाता है। सारे कितने 35 ग्रेटर कोलकाता रीजन के 35 में से 36 में से 35 विधायक इनके, मेयर इनका है कलकत्ता में, मेयर इनका। अच्छा वही नहीं दिख रहा है, फिरहाद हकीम कहाँ है? मेयर इनका है पूरा, फिरहाद हकीम कहाँ है? ये भी बड़ी आश्चर्यजनक बात है। अच्छा पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स पहुंच गए वहां पर। पुलिस को हमेशा ये रहता है कि भाई अव्यवस्था ना हो जाए, सिक्योरिटी सेफ्टी की बात है, सेफ्टी की बात है। सर मैं फिर से आपको निवेदन करता हूँ कि पॉलिटिकल लीडर्स को खारिज करने में जल्दी मत कीजिए। वो बड़ा लीडर्स होते हैं और मतलब पॉलिटिक्स तो ऐसे ही चलती है। आप 75 याद कीजिए, 77 में जब इंदिरा गांधी हारती हैं, छोड़िए जगन मोहन रेड्डी जब बने थे, चंद्रबाबू नायडू 77 को याद कीजिए कि इंदिरा गांधी कैसे गई थी। और आज आप जिन एमपीज की बात करें वो तो देवकांत बरुआ छोड़ के चले गए थे, जिन्होंने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो इसलिए पॉलिटिक्स में ऐसा चलता रहता है। और जो आज हम लोग कह रहे हैं कि इनके इतनी खराब स्थिति होगी, वो तो उनको वो भी 1984 भी याद किया जाना चाहिए कि 2 MP रहे थे भारतीय जनता पार्टी के और हजारों हजार लोगों ने उनका मर्सिया पढ़ दिया था। वही पार्टी आज देश भर में 22 राज्यों में सरकार चला रही है। ठीक है, ममता बनर्जी अपना धर्म निभा रही है, बिल्कुल अपोजिशन के लीडर है, ये भी ना करेंगी तो क्या करेंगे? मैं फिर कह रहा हूँ, क्या ममता बनर्जी अकेले इस पार्टी को दोबारा जिंदा कर पाएंगी? बिल्कुल कर पाएंगी। ममता बनर्जी का अब ये समय है, मैं इस पर एग्री नहीं करता। ममता बनर्जी का समय समाप्त हो चुका है। ममता बनर्जी नेता है, इसमें किसी को ऐतराज नहीं, वो लड़ाकू हैं, वो संघर्षशील, वो तो करके वहां पहुंची। लेकिन अब जो बंगाल के लोग देख रहे होंगे उनको ये नजर आएगा, क्या अभिषेक बनर्जी या कोई दूसरा लीडरशिप ऐसी दिख रही है? क्या कल्याण बनर्जी और डोला सेन के बगल खड़े हो और ममता बनर्जी करेंगे? कुछ देर के लिए लोग वहां टिकेंगे, कुछ देर के लिए लोगों को लगेगा कि हाँ हमारी नेता है, पुरानी नेता आकर खड़ी हो गई। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जो प्रचंड बहुमत की 5 साल की सरकार है, आप इसको थोड़ी देर के धरने प्रदर्शन से मत देखिए। और 1984 या किसी भी ऐसे बात करते हैं, इंदिरा गांधी जब हारी थी तो इंदिरा गांधी की पार्टी या उनके लोग खत्म नहीं हो गए।
इंदिरा गांधी या भारतीय जनता पार्टी 40% वोट नहीं मिले थे। इंदिरा गांधी को 40% वोट नहीं मिले थे, ममता बनर्जी को तो मिले। मैं कह रहा हूँ आप उसको आज मत खारिज कीजिए, बहुत टाइम लगता है कि ऐसा नहीं होता कि पॉलिटिकल पार्टी एक दिन में खत्म हो जाती है। 40% वोट की आप लोग बात कर रहे हैं, मैं तो एक ही उदाहरण दे रहा हूँ, फालता में अगर वही उसी दिन वोट हुआ था जहांगीर खान विधायक होगा। विजय जी जो 84 का भारतीय जनता पार्टी था उसकी तुलना भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं उस समय लोगों ने इसलिए मर्सिया पढ़ दिया था, उस क्योंकि समय भी मैं इस बात को खारिज कर रहा इंदिरा था। गांधी की हत्या के बाद जो इमोशन था और उसमें जो चुनाव कराया गया था उसका कारण वो था 2% के। एक दूसरी बात जो पार्टी थी जनता पार्टी, वो मार पीट करके अपने आप में सरफुटोवल करके अपने आप को खत्म कर ली थी। यही कारण था कि 1980 में सिर्फ इंदिरा गांधी लौट आई। इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि ममता बनर्जी जो है वो बहुत एक लड़ाकू महिला है, इसे कभी की इनकार नहीं कहा। लेकिन सवाल यह है कि क्या उस लड़ाई को उस मुकाम तक ले जा सकती है क्या जो फिर से भारतीय जनता पार्टी के अल्टरनेटिव वहां पर खड़ा हो जाए। 4 मई और आज है 2 जून, कितने दिन बनते हैं? 27-28 दिन में 2 दिन ममता बनर्जी की पार्टी खबर में रही, केवल 2 दिन। एक दिन आज का और एक दिन वो जिस दिन अभिषेक बनर्जी पिटे। बाकी 25 दिन किसके थे? शुभेंदु अधिकारी के थे। अब आज के बाद कितनी बार ममता बनर्जी ये माहौल बना पाएंगी, ये सवाल। बात ये नहीं है सर, सवाल ये है कि 5 साल शुभेंदु अधिकारी सरकार कैसे चलाते हैं। 5 साल बाद तय होगा कि ममता बनर्जी रहती कि नहीं रहती है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि वो खत्म ही हो गई है। शुभेंदु अधिकारी 32 सरकार चलाएंगे तो ममता बनर्जी की वापसी का संभावना बढ़ेगी। रेलेवेंट बने रहने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना सर। ऐसा नहीं होता, जनता सरकार से नाराज होगी तो विपक्ष को वोट देगी। शुभेंदु अधिकारी बहुत बढ़िया काम करेंगे तो ममता बनर्जी पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। सरकार पे तय करेगा कि हर आदमी सड़क पर निकलने में डर रहा है। हम लोग इसकी बात तो कर ही नहीं रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जैसी उनकी सरकार काम करेगी उसके, ये तो लोकतंत्र है, ये होगा। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार गुंडागर्दी, अपराधी, उनके नेक्सस पर चल रही थी। आप इसकी बात करिए ना, हम इसको बार बार बंगाल सामान्य राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ते हैं। आज एक दिन से सब वो बातें भूल जाएंगे, ऐसे नहीं होगा ना। और वो ममता बनर्जी जो लड़ाकू संघर्षशील, जिसको हम सब, मैंने तो कई बार कहा है टीवी डिबेट में, ममता बनर्जी जैसी नेता नहीं थी। लेकिन वो ममता बनर्जी आप अब किसके लिए लड़ रही बताइए जरा। बंगाल की कौन सी चीज ठीक करने के लिए लड़ रही? घुसपैठियों को निकाला जा रहा, उसके खिलाफ ये महिला लड़ रही। बंगाल में कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, उनके खिलाफ ये खड़ी हुई। अपने परिवार, अपने भतीजे, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए लड़े। दोनों का बड़ा फर्क होता है। और नेता जब धरने पर बैठता है, पब्लिक को लगे कि वो उनके लिए है, तो फिर दूसरी तरह से काम होता है। और जब अपने लिए होती है, तो मैं फिर कह रहा हूं, ये इतना करंट जो दिख रहा है, ये भी क्षण भर का है। ममता बनर्जी की राजनीति अब समाप्त हो चुकी है, इसमें कोई भ्रम किसी को नहीं आजाद कह रहे उत्साही। मैं तो इस बात को मानता ही नहीं, ममता जी के लिए नहीं, किसी राजनेता के लिए नहीं मानता कि उनको आप एक दिन में, एक प्रदर्शन में, एक भीड़ पर खारिज कर दें। इससे मैं कभी भी सहमत नहीं होता। सब नेताओं की अपनी ताकत होती और वक्त होता है ना। आज वो अभी सरकार हारी है, 6 महीने बाद नाराजगी खत्म नहीं हुई है अभी। हाँ, अभी बहुत जल्दी है इस खत्म होने की, जा रही ना, अभी बहुत जल्दी है ना इस बात को लेकर। यदि नाराजगी नहीं होती तो हारती क्यों? ये भी तो आप इसमें देखना है। मैं तो दूसरी जो बात आप भी पिछली डिबेट्स में कह रहे थे, मुद्दा क्या है? मैं दूसरी बात, वो मुद्दा अलग बात है। के बगल में जो बैठे स्वागत तो नहीं दिख रहा। एक लाल सी कुर्ते में कोई तो है नहीं, स्वागत और वो कल्याण तो इधर, शोभन भट्टाचार्य। एक सांसद मुझे और दिख रही है, एक सांसद और है, इन्हीं के रेड कुर्ते के राइट में आप देखेंगे। लेकिन किनारे वाला रेड वाला जो है वो सौगत राय वो है वो नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है जो नेता गिन रहे हैं ना, उनका से पूछे ना कि सांसद क्यों नहीं दिख रहे, सांसद हैं, आए नहीं के सांसद कितने हैं? कोई सांसद नजर नहीं आ रहा। मुश्किल तो है, खैर ममता जी के लिए मुश्किल वक्त है उनके लिए, मुश्किल है। पार्टी बचानी है। अभी तो पार्टी से लोग नाराज इतने हैं कि सड़क पर निकलना दूभर है उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं का। ममता जी जुझारू हैं, लेकिन जुझारू होना भी तभी तक काम आता है जब तक लोग सुनने को तैयार हो, बर्दाश्त करने को तैयार हो। देखिए आगे क्या होता है। सर बहुत धन्यवाद। आना बड़े रिस्ट्रेंट में रहे सर। मन में तो बहुत कुछ रहा होगा, लेकिन ठीक है सर। नहीं, आज आपने कोई कम छोड़ा हम लोगों के लिए। हम लोगों का एक ब्रेक भी खत्म कर दिया। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, समीर जी, हर्षवर्धन जी, विजय जी, बहुत शुक्रिया आपका।